हाँ जी, आगे पढ़े। अगला राजा लिखो, मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह कब से कब तक का बताओ तो 1621 से 1667। आमेर में जितने कछवाहा राजा बने थे उनमें सबसे लंबा शासनकाल यदि किसी राजा का था तो वो राजा कौन था? मिर्जा राजा। लगभग 46 साल राज कर लिया, लिख लो। आमेर के कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर एमंग कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। आमेर के कछवाहा राजाओं में सर्वाधिक लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर एमंग कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। आमेर के कछवाहा राजाओं में सबसे लंबा शासनकाल, लॉन्गेस्ट टेन्योर एमंग कछवाहा किंग्स ऑफ आमेर। अब आप सुनना देखो, जब मिर्जा राजा जयसिंह राजा बना था उस समय, मिर्जा राजा जयसिंह जब राजा बनता उस समय मुगल बादशाह जो था वो था जहांगीर। कौन था? फिर जहांगीर मर गया, मुगल बादशाह बन गया शाहजहां। कौन बन गया? फिर शाहजहां मर गया, मुगल बादशाह बन गया औरंगजेब। कौन बन गया? और इधर एक ही बंदा बैठा हुआ है, कौन है? जहांगीर मिर्जा राजा जयसिंह, शाहजहां मिर्जा राजा जयसिंह, औरंगजेब बराक ओबामा नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी, जो बाइडन नरेंद्र मोदी। लिखो लेकिन इसने जहांगीर शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। He worked with जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब। इसने जहांगीर शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। He worked with जहांगीर शाहजहां एंड औरंगजेब। कौन कौन से मुगल बादशाहों के साथ काम किया? जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब। और मुझे लगता है अपने वाला मिर्जा राजा जयसिंह तो अब एक आगे और जाता दिखा, जो बाइडन मरता दिखा मेरे को बीच में कभी। जो बाइडन कहाँ फोटो वोटो कुछ आती ही नहीं है ना, बीमार सा ही रहता है बापड़ा, कभी भी मर सकता है। कमला बनेगी, कमला अपने वाली कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है ना। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी थी, नहीं नहीं, मोदी जी का अमेरिका का दौरा था, बरसात का एक सीन है, कमला हैरिस भागती हुई आ रही है, मोदी जी छाता लिए खड़े हैं, फिर भारतीय जनता है ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा। कमला कभी भी राष्ट्रपति बन सकती है, तो फिर मोदी जी के साथ एक और राष्ट्रपति हो जाए, कौन हो जाएगी? कमला हैरिस। अभी तो तीन है, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन। जैसे इधर तीन कौन कौन से? औरंगजेब। फिर तो सबसे पहले किसके साथ काम किया? जहांगीर। जहांगीर के टाइम में साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अहमदनगर। कौन सी जगह? अहमदनगर में एक बंदा जहांगीर के खिलाफ युद्ध कर देता है, उस बंदे का नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? तो मलिक अंबर का विद्रोह दबाने के लिए यदि किसी राजा को भेजा गया था तो वो राजा कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। किसके द्वारा भेजा गया? जहांगीर। मलिक अंबर कहाँ का था? अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में ना, लिख लो। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर सेंट हिम अगेंस्ट मलिक अंबर ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर के किसके खिलाफ भेजा था? मलिक अंबर के खिलाफ भेजा था। जहांगीर के बाद अगला राजा कौन बना आपका? शाहजहां। शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि थी? मिर्जा राजा। तो जैसे अकबर ने अमान सिंह को मिर्जा राजा दी थी, वैसे शाहजहां ने इसको कौन सी उपाधि दी? मिर्जा राजा। और इसको कंधार भेजा लड़ने के लिए। कहां भेजा? कंधार पड़ता अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? काबुल के पास। काबुल वाला इलाका हमेशा डिस्टर्ब में ही रहता था। तो पहले अकबर ने दबाने के लिए किसको भेजा था? मान सिंह। शाहजहां दबाने के लिए किसको भेजता है? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सी उपाधि देके? मिर्जा राजा। लिख लो। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। लिख। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा कंधार अभियान पर भेजा।
तथा कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट फॉर कंधार कैंपेन, तथा कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट फॉर कंधार कैंपेन, तथा कंधार अभियान पर भेजा। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा तथा कंधार अभियान पर भेजा एंड सेंट फॉर कंधार कैंपेन। कंधार कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान। तो किसको भेजा कंधार अभियान के लिए? मिर्जा राजा जय सिंह। किसने भेजा? कौन सी उपाधि देके? मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि देके? कंधार। कंधार आप सबको याद रहना चाहिए, 99 के आसपास में आतंकवादियों ने हमारे भारत का एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया था और उसको हाईजैक करके कहां लेके गए थे? कहां लेके गए थे? कंधार। उसके बदले में हमें 3 आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। उनमें एक आतंकवादी था मसूद अजहर। कौन था? जिसने बाहर जाने के बाद बनाई थी लश्कर ए तैयबा। क्या बनाई थी? उसके बाद भारत पर जितने हमले हुए हैं सारे लश्कर ए तैयबा ने किए। जितने बाद बम विस्फोट वगैरह हुए उनमें ज्यादातर में हाथ किसका था? तो वो करवाने वाला कौन था? मसूद अजहर। उसको कौन से जहाज के बदले में सौंपना पड़ा? जो जहाज कहां पे लेके चले गए थे? कहां पे लेके चले गए थे? कंधार यूं सीने में सूल की तरह चुभता है। उस दिन यदि हमारा जहाज वो कंधार लेके नहीं जाते तो हमें आतंकवादी छोड़ना नहीं पड़ता तो बाद में पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने जो खोया था वो उतना खोना हमें नहीं पड़ता। बहुत बड़ी। और मैंने एक दिन पहले ही हमने बात की थी कि बीच में 2000 से लेके 2008 तक तो हालत ये हो गई थी कि बंदा घर से बाहर जाता तब शाम को आराम से आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं था। मंदिर में फट गया, मस्जिद में फट जाए, दरगाह में फट जाए, ट्रेन में फंस जाए, बस में फट जाए, हॉस्पिटल में फट जाए, कहीं पर भी बम विस्फोट हो सकता है, उसका कुछ भी पता। मतलब इवन क्या होगा कि ताज इतना बड़ा होटल है उसके घुस के अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये जब हुआ था कंधार वाला हाईजैक हुआ था तो खूब सारे यात्री थे उसके अंदर, भाई पूरा हवाई जहाज ही था, खूब सारे यात्री थे। एक तो अपने भारतीय मीडिया बड़ी जोरदार चीज है जी। उधर कंधार में हाईजैक हुआ है, यात्री हैं उसके अंदर, सरकार बातचीत कर रही है आतंकवादियों से। आतंकवादी कह रहे हैं वो खूब सारे लोग मांग रहे थे, वो 101 लोग अपने यहाँ पे उनके थे, वो कह रहे थे इन 100 के 100 को छोड़ो। सरकार करी नहीं छोड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं नहीं छोड़ोगे तो जितनी टाइम लगेगा उतने में एक लाश भेज रहे हैं, यात्रियों को मारेंगे हम। सरकार और दबाव बना रही है कि नहीं 100 नहीं 50, 50 नहीं 20, 20 नहीं 10, ऐसा कुछ उनके बीच चल रहा है। इधर मीडिया अपने चली गई भाई यात्रियों के घर पे। ऑब्वियस सी बात है, यदि सामान्य कोई परिवार है और उनके परिवार का कोई बंदा आतंकवादियों के कब्जे में है तो वो बंदा क्या कहेगा? भाई मुझे तो मेरा भाई ला के दो, मुझे तो मेरा बेटा ला के दो, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार निकम्मी है, यही कहेगा। आपको कैसा लग रहा है आपका भाई आतंकवादियों के पास है? बुरा ही लगेगा यार, डांस तो कौन करेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगला कहेगा सरकार निकम्मी है, सरकार हमारे भाइयों को बचा नहीं सकती, ऐसी सरकार को रहने का कोई भी हक नहीं है। और जब टीवी पर हम ऐसी खबर सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हाँ यार देखो इस परिवार की कितनी दुर्गति हो रही है, और सरकार साथ नहीं दे रही। सरकार ही फाइनली इतनी दबाव में आई कि फिर उनसे वैसा ही समझौता करना पड़ा कि चलो 3 तो हम छोड़ रहे हैं, इनको दे दो। यदि मीडिया थोड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर देती, इस प्रकार की खबरें ना दिखाई जाती, तो शायद सरकार थोड़ा और प्रेशर बनाने में कामयाब रहती। कई बार अपनी मीडिया ऐसे कांड कर जाती इसकी हद नहीं। 99 का कारगिल वॉर, बरखा दत्त एक नाम सुना हो कभी आपने ना? बरखा दत्त जो एक रिपोर्टर है, वो कश्मीर चली गई और तब सबने, आप तो रहे नहीं होंगे, मेरे को याद है कारगिल वॉर, मेरे को याद आता है मैं 6-7 में था पर मुझे खूब अच्छे से याद है कारगिल वॉर एकदम। तो कारगिल वॉर के टाइम अखबार आते, अखबारों में यूं डेली वैसी खबरें आती, भाई इतने जवान शहीद हो गए, इतने हो गए। तो बरखा दत्त वहां रिपोर्टिंग करनी चले गए। उस समय सब यूं तारीफ ही कर रहे थे कि ये होती है पत्रकारिता, गोलियों के बीच में जाकर कर रही है पत्रकारिता। खबरें क्या छापी? खबरें वैसी कि मैं आज इस चोटी पर हूं, यहां पर केवल 3 जवान है, क्या इस प्रकार से होगी देश की सुरक्षा? तो ये पाकिस्तान वालों को तो पता चल रहा है ना कौन सी चोटी पे कितने जवान है। खत्म हो रहे हैं यहां पर हथियार, क्या कर रही है सरकार? तुम पाकिस्तान वालों को भी तो बता रहे हो ना कि कहां पर नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस चीज के लिए उसको पुरस्कार और मिला। इसे कहते हैं पत्रकारिता। ऐसे ना ही करवाए भगवान। ताज होटल वाला तो और भयंकर है। मतलब वहां वो ताज होटल में कोई 5-7 आतंकवादी है जिन्होंने पूरी होटल को हाईजैक कर रखा है और एक एक कमरे में अपनी लोकेशन लेके बैठे हुए। इधर सरकार ने एनएसजी के कमांडो उतारे, बाहर खड़े हैं अपने पत्रकार।
अब पहुंच चुके हैं एनएसजी के कमांडो, अब जल्दी ही कर लिया जाएगा वापस होटल पर कब्जा। ये टीवी पाकिस्तान में भी तो देख रहा है ना कोई, वो उनका हैंडलर पाकिस्तान में बैठ के अपने यहां जो ताज होटल में उसका आतंकवादी बेटा उसको कह रहा है कि नीचे एनएसजी आ गई, ध्यान रखना। अब और अपने पत्रकार, और अब एनएसजी का कमांडो जा रहा है 5वीं मंजिल की तरफ, वो उधर से कह रहा है टारगेट 5, टारगेट 5। वो अंदर 2 आदमी बैठे हैं, उड़ा दिया। ये अपनी पत्रकारिता है। तो अपनी मीडिया जिंदाबाद है। कई मामलों में तो कैसे काम करती है मीडिया की खुद के नहीं समझ में आ रहा है। अपने ये मान लिया गया कि किसी के हाथ में बॉम्बू दे दिया जाए, बस इसकी पत्रकारिता। फिर किसी के मुंह में घुसेड़ दो, बता कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है यार, बुरा ही लग रहा है क्या, कैसा लग रहा है इसके अंदर। तो मैं कंधार तो जब भी याद करता हूं मुझे लगता है अरे यार उस साल वो कांड नहीं हुआ होता तो बाद में कितने सारी जाने निर्दोष लोग मरे होंगे उसके अंदर, उस एक आदमी की वजह से। वो एक आदमी हमको छोड़ना पड़ा, उसने बाद में एक आतंकवादी संगठन बना दिया और बाद में खूब सारी कांड हो गए अपने। एक तो ये भी कारण, और एक मैंने एक दिन पहले बताया था शायद आपको कारण, कि हमारे एक प्रधानमंत्री बने, वही महानतम प्रधानमंत्री रहे अपने, इंद्र कुमार गुजराल। साल भर के लिए नहीं बने होंगे, साल भर के बने थे, लंका लगा गए देश की। का भारत एक शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत देश अपने पड़ोसियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करे। हम शांति से रहेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। इसलिए पाकिस्तान में जितने जासूस थे वापस बुला लिए। आपका एसेट खत्म हो गया यार, आपको न्यूज कौन देगा? न्यूज भी तो मिलनी चाहिए ना, वहां पर क्या चल रहा है। हम शांति प्रिय, अरे नहीं है शांति प्रिय, नहीं बनना शांति प्रिय। लातों के भूत डांगर न घिरे दकाल्यांचे तो लाठ्या खेत उखाड़ी जाए। पशु जब धमकाने से नहीं निकले तो किसान लठ उठाता, लठ, और बाद में जाके उनको भगा के आता है। ये नहीं वो बैठा बैठा करता अरे चले जाओ रे बाहर, क्यों आ गए खेत में, तो ऐसे करने से पशु निकलता। किसान भी रात को लठ लेके सोता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं निकलेंगे, उनको बाहर निकालना। तो वो तो यार दुश्मन है, उनके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सारे के सारे वो 98 के आसपास में थे गुजराल जी, 97 97 98 में थे, वापस बुला लिए। उधर से सूचनाएं मिलनी बंद हो गई, इसलिए 98 से लेके 2008 तक ये 10 साल तो भयंकर ही बुरे निकले भाई साहब। दिल्ली कोई ना कोई होते। 2008 के बाद अपने सरकार वापस जागी, सरदार जी वाली सरकार थी, मनमोहन सिंह जी वाली, और उन्होंने वापस भेजने शुरू किए। थोड़े थोड़े अंदर और रखो रहे, और थोड़े थोड़े अंदर और रखने शुरू किए। तब अब अपने पास सूचनाएं आती है। इसलिए पिछले 7-8 साल में आपने आतंकवादी हमले ज्यादा बड़े नहीं देखे कि सामान्य जनता को किसी प्रकार को नुकसान पहुंच गया, कि भाई हॉस्पिटल के अंदर बम फोड़ दिया, किसी मंदिर के बाहर बम फोड़ दिया, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ दिया। इस प्रकार की घटना कई सालों से अभी देखी। उसका कारण ये है कि हमारे कुछ अज्ञात भाई, कैसे भाई, है ना, मैं आजकल यूं बड़ा राजी रहता हूं। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक इंजमामुल हक का एक बयान था, यदि आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो, है ना। इंजमामुल हक का भी थोड़े दिन पहले बयान था कि उसने कहा था कि हरभजन इस्लाम में जाने वाला था। तो वो बात तो छोड़ी, हरभजन दूसरे दिन का आगे पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके बात करता रहता है। पर मैं उस पे एक दूसरे पे ध्यान दे रहा था। उसमें इंजमाम बोलता है, इंजमाम कहता है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले जब शाम को नमाज पढ़ते हैं तो हम एक मौलाना साहब नमाज पढ़ाने के लिए आते हैं। उन मौलाना साहब का नाम है तारिक जमील। मेरा ध्यान उस पर तारिक जमील पर गया। अच्छा, तारिक जमील इनको नमाज पढ़ाते थे क्या? तारिक जमील नमाज पढ़ाने के लिए आते और हम सारे नमाज पढ़ते। कुछ इंडियन टीम में भी कुछ मुस्लिम जो थे खिलाड़ी थे, वो भी नमाज पढ़ने, ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रार्थना करो नमाज करो। तो उनके साथ हरभजन भी आता था, और हरभजन ने कहा कि एक दिन क्या, मैं भी इधर आना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि यार तुम में तो इस्लाम की एक ही बात नहीं है, तो किस लिए आ जाऊं इधर। हरभजन ने हालांकि अगले दिन खंडन किया, उसने कहा झूठ बोलता रहे, झूठ लिए हैं बेटे, इनका कोई काम तो है नहीं, और मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। तारिक जमील का बेटा जो, उसको थोड़े दिन पहले अज्ञात हमलावरों ने चलटा दिया था। तो अज्ञात हमलावर वही है जो हमने 2000 से 2008 के बीच में, 2008 के बाद में जो उधर डिप्लॉय किए हैं वही है। पिछले कुछ दिनों में कनाडा में, पाकिस्तान में, दोनों जगह हमारे कुछ भाई है जो अज्ञात हमलावर है। कराची में अज्ञात हमलावर ने फलान जी को उड़ाया, अज्ञात हमलावर का अभी तक पता। मैं बड़ा राजी होता हूं, मैं उन हमारे अज्ञात हमलावरों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि वो है इसलिए हम रात को सुकून से सोते हैं। वो है इसलिए हम सुबह आराम से कोचिंग आ जाते हैं, शाम को आराम से चले जाते हैं, हमें डर नहीं लगता कि कब कोई गाड़ी के नीचे लगा जाएगा धम।
इसके साथ ही उड़ जाएंगे अपने। कम से कम इतना यकीन है कि नहीं यार, यहाँ से ट्रेवल तो आराम से किया जा सकता है, इतना बड़ा भी नहीं होगा। अब डर नहीं लगता कि आप जिस बस में जिस ट्रेन में जा रहे हो उसके अंदर धमाका हो जाएगा, लगता है कि नहीं यार आराम से बैठे हुए। तो कंधार वाली एक बहुत बड़ी गलती है। कंधार वाला हाईजेक नहीं होता शायद हम खूब सारी और जाने बचा पाते। उस कंधार में उस समय हमला करने के लिए अपने जयपुर का कौन सा राजा गया था? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन से बादशाह ने भेजा था? कंधार कहां पर है? कहां पर है? अफगानिस्तान। औरंगजेब राजा बना। औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब को सबसे बड़ा खतरा किससे है? साउथ इंडिया में महाराज छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब ने जितने सेनापति भेजे, शिवाजी ने उनको कूट कूट के निकाला ढंग से। तो औरंगजेब को लगा कि बाकी सेनापतियों के पार नहीं पड़ेगी। औरंगजेब ने एक बार वापस अपनी तरफ देखा, अपना राजा कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। तो शिवाजी से लड़ने के लिए भी जो राजा गया था कौन था? औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। औरंगजेब सेंट हिम अगेंस्ट शिवाजी। औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। और वास्तव में मुगलों के जितने सेनापति गए थे उनमें शिवाजी को हराने वाला कोई सेनापति था तो वो मिर्जा राजा जय सिंह था। हराया नहीं, शिवाजी को घेरा था चारों तरफ से। और शिवाजी कहा था, शिवाजी आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो लड़ते हुए मारे जाओ या सरेंडर करो। शिवाजी ने कहा दूसरा ठीक है। शिवाजी ने संधि की थी मिर्जा राजा जय सिंह से आके। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। क्या नाम है? देखो, पुरंदर की संधि, टाइटल ऑफ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। महाराष्ट्र में जगह है पुरंदर। किस किस के बीच में हो रही है? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह किसकी तरफ से संधि कर रहा है? औरंगजेब। किससे कर रहा है? शिवाजी से। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब हुई पुरंदर की संधि? 1665। कब हुई थी? 1665। उस समय मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में एक इटालियन गया हुआ था, मुगलों की आर्मी में काम करने वाला एक तोपची था, तोपें चलाता था। उसका नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? तो इस संधि का वर्णन यदि किसी इटालियन ने किया है तो उस इटालियन का नाम क्या था? निकोलो मनुची। लिख लो। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया था। कोष्टक में लिख लेना, इटली। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया था। निकोलो मनुची गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी। इटली का था मनुची। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया था। निकोलो मनुची गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रीटी। निकोलो मनुची ने संधि का वर्णन किया था। किसने वर्णन किया था? मुगलों की सेना में रहता था, तोपें चलाता था, तोपची था। क्या था? तोपची। कौन से देश का? इटली। मनुची तोपची इटली। कौन बंदा? मनुची। कहां का था? इटली। क्या करता था? तो मनुची तोपची इटली। ई ई ई। बंदे का नाम मनुची। काम क्या करता? तोपची। कहां का था? साथ साथ में नोट्स भी तैयार कर लेता था। इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था स्टोरियो दो मोगोर। क्या नाम था बुक का? लिख लो, बुक, पुस्तक, स्टोरियो दो मोगोर। इंग्लिश में होती तो बुक का नाम होता स्टोरी ऑफ द मुगल्स, क्योंकि इटालियन में इसलिए नाम रख दिया इसने स्टोरियो दो मोगोर। स्टोरी ऑफ द मुगल्स, मुगलों की कहानी। स्टोरियो दो मोगोर, स्टोरी ऑफ द मुगल्स। किसकी बुक है स्टोरियो दो मोगोर? निकोलो मनुची। निकोलो मनुची कौन सी संधि की जानकारी देता है? कौन सी? पुरंदर की संधि। किस किस के बीच में हुई? कब हुई थी? मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से संधि कर रहा है? मनुची। बड़ी गजब बात बताता। मनुची कहता है शिवाजी मिलने के लिए आया है मिर्जा राजा जयसिंह से। दोनों में आपस में संधि हुई, दोस्ती हुई। 3 दिन तक शिवाजी यहीं मिर्जा राजा जयसिंह के पास रुके और तीनों दिनों में दोनों ने मिलकर बातचीत की कि औरंगजेब को कैसे मारना है। किस कैसे मारना है? ऐसा मनुची बताता। हुआ कि नहीं हुआ? बाकी मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि तुम औरंगजेब के साथ संधि कर ले। तो संधि कर लेता पुरंदर की। फिर मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा, देख तूने ये मेरे साथ तो कर ली, पर एग्जैक्टली औरंगजेब से तेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तू एक काम कर, आगरा जा और आगरा जाके औरंगजेब से भी बात कर ले। शिवाजी ने कहा, देखो मिर्जा राजा जयसिंह, तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारे पर मेरे को विश्वास है खुद से भी ज्यादा, इसलिए तुमने मुझे कहा कि मिलने आओ, मैं निहत्था आया, बिना हथियार के आ गया था तुम्हारे पास।
औरंगजेब पे मेरे को रत्ती विश्वास नहीं है, उसमें कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ है। मैं उसके पास जाऊं मेरे को मार दे तो? मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा चिंता मत करो, मैं लेटर लिख के भेजूंगा, तुम्हारे साथ कोई भी नुकसान किया नहीं जाए। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब को लेटर लिखा, शिवाजी तुमसे मिलने के लिए आगरा आ रहे हैं, प्लीज शिवाजी के साथ इज्जत से पेश आना, शिवाजी के साथ किसी भी प्रकार का बुरा बर्ताव मत करो। एक लेटर लिख के भेजा मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने बेटे को, बेटे का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? क्या? राम सिंह को लेटर लिख के भेजा, बेटे राम सिंह तेरे अंकल शिवाजी आ रहे हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखना, इनको औरंगजेब से मिला देना। शिवाजी राम सिंह के पास गए, राम सिंह ने उनको आराम से रुकवाया। अगले दिन राम सिंह मिलाने के लिए लेके गया औरंगजेब, और भाई साहब औरंगजेब औरंगजेब था। औरंगजेब ने शिवाजी की बेइज्जती की दरबार में, ढंग से ध्यान नहीं दिया। शिवाजी गुस्सा आया और शिवाजी वहां से निकल गए। शिवाजी ने कहा ऐसे औरंगजेब खूब देखे, ये क्या तरीका, बुलाया क्यों था जब मेरे से कोई बातचीत नहीं करनी, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? औरंगजेब ने कहा अच्छा निकल तू यहाँ से। शिवाजी निकल के वापस अपने जहां रुके हुए थे कैंप में वहां पर गए। औरंगजेब ने चारों तरफ सेना लगा दी, बाहर नहीं निकल देना, गिरफ्तार हो तुम। अब शिवाजी अंदर घिरे हुए बैठे, शिवाजी और शिवाजी के साथ में 7-8 साल का बेटा, बेटे का नाम था संभाजी। क्या नाम था? औरंगजेब ने कहा अभी नहीं मारना, कई दिन अंदर रहने दो, थोड़े दिन बाद मारेंगे, 6-12 महीने बैठे रहने दो, बाद में मारेंगे। अभी मार देंगे तो मराठे कहेंगे हमारे राजा को मार दिया, वरना कहेंगे बीमार हुआ, बीमार हो गए, मर गए, हम क्या करें, जहर वर दे देंगे कुछ ना कुछ, अंदर बैठा रहने दो। अब सबसे अधिक फील हो मिर्जा राजा जयसिंह को, और उसको लगे कि यार मैंने कहा था शिवाजी को जाओ और तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, इस औरंगजेब ने पकड़ लिया, अब क्या किया जाए? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने राम सिंह को एक और लेटर लिखा कि बेटे मुझे नहीं पता कैसे करेगा, पर साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार है, बाहर आना चाहिए शिवाजी, वरना ये बात हम कैसे बोल पाएंगे कि हम रघुवंश तिलक है, फिर हम कैसे कह पाएंगे कि रघुकुल रीत सदा चली जाई प्राण जाई, पर हमारे वचन थे तेरे को नुकसान नहीं दिया जाएगा। राम सिंह ने कहा पिताजी चिंता ही मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। राम सिंह ने अगले दिन औरंगजेब कहा कि औरंगजेब शिवाजी को मारना है तो मार, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुद ही तेरे साथ हैं, पर इस संभाजी को क्यों मार रहा है, 7-8 साल का है जो बच्चा है। तो औरंगजेब ने कहा इसका क्या करें, इसको तू अपने फेवर में ले, मैं क्या दिल्ली तेरे दरबार में लेके आऊंगा, दिल्ली लेके जाऊंगा, तो ये बच्चा, ये इसको लगेगा औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी है, और शिवाजी को मारने के बाद इसको तू राजा बना देना, और ये तेरी बातें भी मानता रहेगा। औरंगजेब ने कहा शाबाश, कौन सा चमनप्राश खा रहे हो तुम आजकल। अब राम सिंह दिल्ली संभाजी को दरबार में लेके जाए, वापस लेके, अब राम सिंह जब संभाजी को लेके जाए वापस लाए, तो संभाजी को ये भी सिखाए कि पिताजी को जाके क्या करना है, आज जाके क्या करना है, पूरी वरना तो शिवाजी के पास समाचार कैसे भेजोगे, पर अब संभाजी के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। और एक दिन राम सिंह ने संभाजी को सिखा के भेजा कि शिवाजी को ये बात करनी है, ठीक है। उस दिन रात को शिवाजी ने एक्टिंग करनी शुरू की, जैसे खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, थोड़ी सी देर हो बाहर जाए, खांस खांस के जैसे यूं कोई बलगम निकल रहा हो उसके अंदर से, बाहर के इधर बैठा रहे, वोमिटिंग हो रही हो, खांसी आ रही है उसको। जो गेटकीपर थे, जो मुगलों के सैनिक खड़े थे वहां पे ध्यान रखने के लिए, वो आए और उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ शिवाजी, क्या हुआ, इतना खांस कैसे रहे हो? उसने कहा यार मेरे बहुत पुरानी बीमारी है ये, अब लगता है ज्यादा बढ़ गई, तो हालत खराब हो रखी है आज तो। शिवाजी ने एक्टिंग 3 दिन लगातार की, और यूं लगने लग गया भाई शिवाजी आज मरे न कल मरे, खाना पीना भी शिवाजी ने बंद किया और उस प्रकार की एक्टिंग की है। अब उन मुगल सैनिक पूछते भाई क्या है, तो शिवाजी ने कहा भाई अब मुझे लगता है दिन नजदीक ही, अब मैं ज्यादा दिन तक जीऊंगा। अब ये भेजा उन्होंने औरंगजेब के पास, मैसेज किया कि ये शिवाजी खांस खांस के मरेगा, पूरी रात खांसता रहता है। औरंगजेब ने कहा ठीक है, अपने आप ही मर जाए तो अपने को मारना ही नहीं पड़ेगा, अपने कभी बीमार होकर मरा था। अब शिवाजी ने खुद औरंगजेब के पास एक लेटर लिखा, और शिवाजी ने लिखा कि भाई औरंगजेब मेरी मौत नजदीक है, मेरी पुरानी बीमारी वापस बढ़ गई है, खांसी ज्यादा आ रही है, मुझे लगता है मेरे अंदर लीवर वीवर पूरे खराब हो गए, अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। हिंदू धर्म यह कहता है कि व्यक्ति यदि दान पुण्य करता है तो उसके स्वर्ग लोक में काम आते हैं, परलोक में काम आते हैं, उसको अच्छे काम करता है स्वर्ग मिलते हैं। मैं मर रहा हूं तो मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। औरंगजेब ने कहा क्या दान देना चाहता है, तो भूखे लोगों को भोजन करवाना चाहता हूँ, इससे बड़ा दान और क्या होगा। क्या करेगा, तो कहा शहर में जितने भिखारी हैं उनको मिठाइयां और फ्रूट बांटना चाहता हूँ। कितने? उसने कहा खूब सारे, मेरे पास रुपए तो कोई कमी है नहीं, मैं खूब सारे भेज दूंगा। कैसे भेजेगा? कि वो हम व्यवस्था कर लूंगा, तुम तो आज्ञा दे दो केवल ये करने की। औरंगजेब ने कहा ठीक है। औरंगजेब ने राम सिंह को कहा भाई शिवाजी को कह देना, प्लान पूरा राम सिंह का ही। अब राम सिंह ने एक मटके बनाने वाला था, उससे बातचीत की कि बड़े बड़े मटके बना, कम से कम 50-50 60-60 किलो के मटके बना। अब बड़े बड़े मटके लाए गए, अब 50 किलो का मटका, उसमें 50 किलो लड्डू भरे, एक मटके में कोई केले भरे, एक मटके में कोई बूंदी भरी, अलग अलग मिठाइयां, अलग अलग फ्रूट डाले, और बाद में 15-20 लोग, शिवाजी केवल हाथ लगाता उन मटकों के, से शिवाजी भेज रहा है, और जो मराठे खूब नौकर चाकर शिवाजी के साथ में आए हुए थे, वो उन मटकों को लेके जाते, शहर में बांट के आते। मुगल सैनिक एक एक मटके को चेक करते, क्या है कि साहब एप्पल लेके जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि साहब लड्डू लेके जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि बूंदी है, इसमें क्या है और कोई फ्रूट है। अब मुगल सैनिकों ने ये 10-15 दिन लगातार चेक किया, बाद में दाब गए बापड़े।
बाद में वो पहले मटके को चेक कर लेते, लास्ट वाले को चेक कर लेते, एक आधा रैंडम को चेक कर लेते, बाकी नहीं करते। रात को जा रहे हैं तो कहा क्या लेके जा रहा है, लड्डू लेके जा रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, फटाफट जा। एक दिन एक मटके में शिवाजी और एक में संभाजी बैठ गए। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने राम सिंह का तो ट्रांसफर किया काबुल, और राम सिंह पूरी जिंदगी काबुल ही रहा, वापस उसको आने नहीं दिया। मिर्जा राजा जयसिंह के रसोइये को उसने कहा इसको जहर दे के मारो, मिर्जा राजा जयसिंह को जहर दे के मार दिया। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह खुद मर गया, लेकिन उसने शिवाजी को छुड़वा दिया था। तो शिवाजी को पकड़ने वाला और शिवाजी को छुड़वाने वाला यदि कोई राजा था तो वो कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह बुरहानपुर में मरा था। कहां पे मरा था? मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, साउथ वाला इलाका, देखो बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह डाइड एट बुरहानपुर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखो, कल्चरल अचीवमेंट्स। देखो मैंने बताया था कि जोधपुर वाला जसवंत सिंह जब महाराष्ट्र था तो उसने एक शहर बसाया था, क्या नाम था? जसवंतपुरा। तो ये जब महाराष्ट्र में था तो उसने शहर बसाया, उसका नाम क्या हो जाएगा? जयसिंहपुरा। लिख लो, जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named जयसिंहपुरा। महाराष्ट्र में ना। अपने यहाँ कछवाहों की राजधानी कौन सी थी? आमेर। तो किला भी कहां पर था? आमेर। पर आमेर वाला जो किला है वो इतना सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं था, क्योंकि आमेर वाला किला बनाया मान सिंह ने। मान सिंह के टाइम में मुगलों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, अच्छे रिलेशन थे, तो उनको लगा ठीक है यार, सुरक्षा का ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपनी लड़ाई हो भी किसके साथ रही। पर बाद में मान सिंह को भी लास्ट दिनों में लगा कि यार कल को खुदा ना खास्ता अटैक हो गया तो क्या करेंगे। तो मान सिंह ने पहाड़ पर एक किला बनवाना शुरू किया था। मान सिंह के टाइम में पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाया मिर्जा राजा जयसिंह, इसलिए किले का नाम रखा गया जयगढ़। क्या नाम रखा गया? तो ये जो अपने आमेर में जयगढ़ किला है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। देख लो, आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट एट आमेर। जय सिंह ने गढ़ बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया? जयगढ़। आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट एट आमेर। कहते हैं ये जिस पहाड़ पे बना हुआ, उस पहाड़ पर पहले खूब सारी चीलें रहती थी, इसलिए जगह का नाम था चील का टोला। क्या बोलते थे इसको? ईगल हिल। तो ये एक बार सवाल पूछा हुआ है कि राजस्थान में कौन से किले के स्थान को पहले चील का टोला कहा जाता था? कौन से को? जयगढ़। लिख लो, पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वाज नोन एज ईगल हिल। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वाज नोन एज ईगल हिल। पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वाज नोन एज ईगल हिल। हम पढ़ते हैं कि जैसे चित्तौड़गढ़ को सुरक्षित इतना ना समझ के किला बनाया गया था कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ हम कहते हैं उनकी कैसी राजधानी थी? संकटकालीन। आमेर को सुरक्षित ना समझ के क्या बनाया गया? जयगढ़। तो जयगढ़ कछवाहों की क्या हो गई? संकटकालीन। देख लो, यह कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहाज। यह कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ कछवाहाज। तो पूछ ले संकट मोचक किला कौन सा है, संकटकालीन किला कौन सा है, एक ही बात है सब। यह कछवाहों की संकटकालीन राजधानी थी। अब लिख लो दरबारी विद्वान। सबसे पहले लिखो बिहारी जी, और बिहारी जी ने बुक लिखी थी बिहारी सतसई। कौन सी लिखी थी? श्रृंगार के 700 दोहे लिखे, राधा कृष्ण के प्रेम पर 700 दोहे लिखे। 700 दोहे लिखते हैं उन किताबों क्या बोलते हैं? सतसई। जैसे हम पढ़ते हैं सूर सतसई या सूक सप्तती, वैसे के वैसे ये किताब कौन सी होगी आपके? बिहारी जी ने 700 दोहे लिखे, इसलिए नाम क्या हो गया? बिहारी सतसई। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे। सतसैया के दोहरे, सतसई के दोहे, जो नाविक के तीर, नाविक मतलब शिकारी, जैसे शिकारी का क्या होता है? तीर, देखने में छोटे लगे, है तो क्या दोहे? छोटे छोटे, घाव करे
यहाँ लगते हैं सीधे जाके, बात बहुत गहरी कहते हैं। कौन सी किताब के बारे में कहा गया ऐसा? बिहारी सत्सई। किसने लिखी थी? और बिहारी जी इतने अच्छे राइटर थे ब्रिज भाषा के कि जयसिंह के दरबार में कहते हैं कि जयसिंह उनको एक एक दोहे पे 1-1 लाख रुपए दिया करता था। तो जयसिंह किसी के 1-1 दोहों पर 1-1 लाख रुपए दे दिया करता, तो वो कवि कौन सा है जिन्होंने कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक लिखी? बिहारी, बिहारी सत्सई। अगला लिखो, राय कवि। राय कवि ने लिखी थी जयसिंह चरित्र। कौन सी लिखी थी? जयसिंह चरित्र। तो जयसिंह चरित्र किसकी बुक है? राय कवि की। और बिहारी जी ने कौन सी लिखी? अगला लिखो, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र। क्या नाम बताओ देखे? लिखो, यह बिहारी जी के भांजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। यह बिहारी जी के भांजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। और ये जो पुस्तकें हैं इनसे हमें पता चलता है कि मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण भारत में कैसे कैसे लड़ा था। शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए गया था। उनकी लड़ाइयां जो हुई थी दक्षिण भारत में, उनकी जानकारी कौन सा राइटर देता है? देख लो, इन पुस्तकों से, दीज बुक्स, इन पुस्तकों से, दीज बुक्स, मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ कैंपेन ऑफ मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के कौन से अभियानों की जानकारी मिलती है? तो बिहारी जी की बुक का नाम बताओ क्या है? बिहारी सत्सई। राय कवि की कौन सी है? जयसिंह चरित्र। कुलपति मिश्र ने कितनी लिखी? और ये हमें क्या जानकारी देती है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 11th-12th में, ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर पढ़ा है? खूब सारे लोग। अच्छा, आप में से कौन है जिसको बिहारी जी के 5 दोहे आते हैं? क्या तो सब्जेक्ट चेंज हो गया सर, अभी अभी जस्ट चेंज किया हम। हमारा हिंदी लिटरेचर से कोई लेना देना? चलो, कोई तुलसीदास जी के 5 दोहे सुना दे। रहीम जी के सुना दे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठे पड़ जाए। और हाँ, और कौन सा? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती माने से चून। और गुरु गोविंद दो खड़े, ये रहीम जी का है? हाँ, ये रहीम जी का है? बड़ा भैया तो क्या भैया जैसे पेड़ खजूर। कबीरदास जी का है? मैं रहीम जी का पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और एक ही? 5 पूछ रहा हूं मैं। पूरी क्लास मिलके 5 कंप्लीट करो कोई। हाँ, हाँ सुनाओ। ये रहीम जी का है? बिहारी जी का? हाँ, बिहारी जी का बोलो। भरे भवन में करत है, नैनन से सो बात। कहत क्या? दोबारा बोलो। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। मैं अर्थ बता देता हूं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है, नैनन से सो बा। राधा कृष्ण पे लिखा हुआ है कि भाई लोगों का पूरा एक कमरा है, उस कमरे में खूब सारे लोग इकट्ठे हैं, फिर भी राधा जी और भगवान कृष्ण आंखों आंखों में बातचीत कर रहे हैं। तो आंखों आंखों में, इशारों इशारों में कहते भी हैं। कहत सुन, नटत मना भी करते हैं, रिजत राजी होते हैं, खिजत नाराज होते हैं, खिलत खिलते हैं, मिलत मिलते हैं, लजियात शर्म आती है, भरे भवन में करत है, नैनन से सो बात। ये कौन कह के गए? कौन सी किताब में? बिहारी सत्सई। कौन सी में?
और बताओ बिहारी जी कोई। हाँ हाँ, रहीम जी का नहीं, बिहारी जी। हाँ हाँ, तो बिहारी जी, हाँ माइक दो रहे उनको, बिहारी जी वालों को सबको। नहीं, वो तो नहीं सुना रही, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, हाँ उसके अलावा सुनाना है, बहुत फेमस है वो, सबको ही आता है। ये दो बहुत है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंदे हो तो आगे कौन अवाल, ये तो बहुत फेमस सा है बिहारी जी। मेरी हाँ। भाऊ बाधा हरो राधा नागरी सोई जाकी जाकी तन जाई परी श्याम हरि दूती होई। श्याम हरी दूती हो, वापस बताओ, अर्थ बताओ, अर्थ बताओ एक एक का। ये फालतू में राजी हो रहे, इनको अर्थ एक कोई नहीं समझ में आया। सुना दिया सुना दिया, हमारी क्लास में किसी ने सुना दिया। हाँ एक 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 धीरे धीरे बोलो, पहली चार वो शब्द बोलो। इसमें बिहारी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मतलब मेरी भाव बाधा हरो, मेरी जो कठिनाइयां हैं, भाव मतलब संसार, बाधा मतलब कठिनाइयां, संसार की कठिनाइयां, हरो मतलब खत्म कर दो। मेरी भाव बाधा हरो, आगे। श्याम श्याम हरि दूती होई, मतलब नहीं, राधा ये तो अगली लाइन है, पहली लाइन क्या है, मेरी हरी बाधा हरो, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई। सुनो वापस, राधा नागरी, अभी मैंने कहा नागरी दास, भगवान कृष्ण को है ना, तो राधा नागरी दास, हाँ मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ठीक। जाई परी श्याम हरि दूती होई, मतलब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर राधा की परछाई पड़ने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार हे राधा रानी तुम भी, वो राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे तुम्हारा आशीर्वाद भी मिल गया तो हमारी भाव बाधा क्या हो जाएगी। बोलो राधा रानी की, गिरिराज जी महाराज की, बांके बिहारी की। अगला राधा। सर मैं भी। हाँ एक तो हाँ सुनो। नल की अरु नल नील की गति समुझे न कोई, ते तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। अच्छा ये बिहारी जी का? हाँ नहीं, बिहारी का ही है। दोबारा दोबारा वही तो है, ये तो आप जितना नंबर देखते हो उतना ही ऊंचाई को छूते हो। नल की अरु नल नीर की, मतलब नल और, वो तो मैं समझ गया, अर्थ तो समझ गया, नल जितना नीचे की तरफ होता है उसमें पानी उतना ही ज्यादा आएगा उसके अंदर। हाँ, गति समुझे न कोई, हाँ, इन दोनों की गति कोई नहीं समझ सकता है। हाँ, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई, जिंदगी में हमेशा नंबर बने रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे तो जिंदगी में ऊंचाइयों को छुओगे। एटीट्यूड घमंड एरोगेंस आ गया तो कभी भी ऊपर नहीं हो पाओगे। हाँ, यही है। हाँ है, हाँ ये कबीरदास जी का जहां तक मुझे पता है। सर हमने बिहारी का? हिंदी साहित्य में अभी पढ़ा, सेकेंड ईयर में। हाँ? सेकेंड ईयर में ही पढ़ा था। अभी पढ़ा है? मैं भी तुम्हारे साथ ही था पर दोनों की बेइज्जती हो गई अपने तेरे चक्कर में एकदम। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, और वो सुना रहा है उसको दो रहा है और नाराज हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता। ये बिहारी जी का है? बिहारी जी का है। यार हर कोई बिहारी जी की चेप रहे यार। सर, ये तो बिहारी कनक जी का कनक ही ते है। सौ गुना मादकता अधिकाय, जो खाए बोराए सो जो खाए, ये बिहारी जी का है? बिहारी जी का है सर। ये तो वही है, हर कोई बात को विवेकानंद जी कह के चेप दो कि विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था। हाँ चलो सुना दे, पूरा सुना दे। बिहारी का है, सुना दे फिर, उसने अभी सेकंड ईयर में पढ़ा, वो कर रही है। चल हाँ सुना, पूरा सुना। सर तो आपने सुना दिया ना। तुम दोबारा सुना दे यार। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए सो बोराए, जो पाए सो बोराए। क्या मतलब है, मतलब बता। इसमें ये है कि मतलब धतूरे से ज्यादा गुणवान जो इसको सोना मिल जाता है वो होता है। देखो कनक का मतलब होता है धतूरा, कनक का मतलब होता है सोना, है ना, तो कि धतूरा वैसे जहर है अपने आप के अंदर, पर सोना उससे भी भयंकर है कि सोना भी जिसको मिल जाता है वही आदमी पागल ही हो जाता है ना। धन भी अपने आप के अंदर वो पागलपन वाला काम करता है, यही कहना चाहता है। और बता दे कुछ, कभी और कहना चाहता है तो। और कोई आता है? चलो और कोई? अभी तो ये दूसरा मत चाहे बना रहे बिहारी जी के। एक बिहारी जी का बहुत फेमस, हम 5वीं तक गाया करते थे कि कर फुलेल को आचमन मिठो कहते सराई रे, गंधी मती अंध तू इतर दिखावत का ही। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हम 5th क्लास तक वो क्लास में बोला करते थे कि एक गंध बेचने वाला, मतलब इत्र सेंट बेचने वाला बंदा है, वो किसी गांव के अंदर सेंट बेचने के लिए गया है।
और उस गांव में किसी भी बंदे ने सेंट कभी देखा नहीं था। तो गांव वालों को इकट्ठा करता है, गांव वाले आते हैं, भाई गांव में कोई सामान बेचने, तो गांव वाले आए, भाई क्या लाया क्या लाया, तो उसने किसी को अगला हाथ दे तेरा, और उसने वो सेंट जो इत्र है उसकी जो बूंदे डाली, उसका देख के बता कैसा है, उसने चखा और चखे का मीठा है। कर फुलेल को आचमन, फुलेल मतलब इत्र, जो फूलों से बनता है वो क्या हो गया, फुलेल। कर फुलेल को आचमन, आचमन मतलब चखना, आचमन मतलब कर फुलेल को आचमन, इत्र को चखने के बाद मीठो कहत सराही, उसने क्या कहकर सराहना की, ये क्या है, मीठा। रे गंधी मति अंध तू, हे गंधी, हे गंध बेचने वाले, हे इत्र बेचने वाले, मति अंध तू, तेरे में क्या नहीं है, इत्र दिखावत का ही। ऐसे लोगों को इत्र दिखा रहा है जिनको इत्र के बारे में कुछ भी मालूम है। पीछे ब्लैक टी शर्ट खड़ा हो, देखिए बिहारी जी के दो दो ही सुना, तुम तीनों आपस में पंचायती तो खूब कर रहे हो, लिचड़ पढ़ाई तो करते नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के और क्या, यहाँ बिहारी जी पे डिस्कस हो रहा है, वो आपस में दूसरे लोग मरने दे रहे, कौन बिहारी जी है। वे लोग जो लिटरेचर पढ़ते हैं, है ना, अपने साथ बहुत बुरी समस्या है। आप कभी नोटिस करना, आपने जो भी आर्ट्स लेते हैं 11th 12th में या ग्रेजुएशन के अंदर, अपने तमाम कॉलेज तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा है कि एक लिटरेचर का सब्जेक्ट लीजिए। ज्यादातर जगह तो कंपलसरी है कि लिटरेचर ही लेना पड़ेगा आपको, तो हम कोई ना कोई लिटरेचर लेते हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने हिंदी लिटरेचर लिया, हाथ खड़ा किया, कुछ लोगों के पास में इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा, कोई पंजाबी लिटरेचर लिया होगा, मेरे पास राजस्थानी लिटरेचर था, ऐसे अलग अलग कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा किसी ना किसी ने, कोई ना कोई लिटरेचर हमें आता है। अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था थी, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि यदि कोई कॉलेज में पढ़ता है तो उसको लिटरेचर पढ़ना ही चाहिए। यदि आपने कॉलेज पास कर लिया तो आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा, इसका मतलब पढ़ाई नहीं की। आपको लिटरेचर पढ़ना बेहद आवश्यक है, और लिटरेचर पढ़ने से आपके तंतु खुलते हैं दिमाग के। इसलिए अब भी मैं कहूंगा, पर अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे ये हो गया कि हम कॉलेज की जो पढ़ाई है वो 1 वीक सीरीज से पास करते हैं, और उसको भी हम 1 वीक पता नहीं क्यों कहते हैं, वो 1 नाइट सीरीज है, जिसको हम एक रात पढ़ के पास करते हैं, तो वो 1 वीक वाला भी उसमें खत्म हो गया है। इसलिए हिंदी लिटरेचर हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बावजूद ये देखिए आप कि हमें 5 दोहे नहीं आते, जो कि होना ही चाहिए कि हम 500 सुनाए। हमारे साहब हिंदी लिटरेचर जब हमारा सब्जेक्ट, हमें लिटरेचर के बारे में खूब सारी चीजें आती है, इसलिए भले महीने में, भले 2 महीने में एक किताब पढ़ी जाए, पर लिटरेचर पढ़िए। वे लोग जिनका लिटरेचर पढ़ा हुआ होता है उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होती है। वे लोग जिनका लिटरेचर पढ़ा हुआ होता है उनकी भाषा पे कमांड बहुत अच्छी होती है, वो आंसर बहुत अच्छे लिखते हैं, उनके विचार बहुत सशक्त होते हैं। आप लोगों में ज्यादातर के साथ समस्या है कि आपने कभी लिटरेचर पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपके पास शब्द ही नहीं है। मेरे को स्टूडेंट आ कहता, सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ। अरे काहे की प्रैक्टिस, तो मैंने लिखा दिया वो याद कर ले तो ही खूब है। प्रैक्टिस तो तब हो जब तुम मैंने लिखवाया इनके अलावा जाके कुछ लिखे, कि भाषा तो चेंज करे कम से कम। तेरे से भाषा ही चेंज नहीं हो रही क्योंकि तेरे को आता ही नहीं कुछ। तू तो ये याद कर, ऐसा के साथ छाप के आ जाना, इतना खूब है। क्योंकि तुम में से किसी को लिटरेचर नहीं आ रहा है, जबकि जिनका लिटरेचर पढ़ा होता है उनके आंसर अलग स्टाइल के अंदर जाते हैं, उनके आंसर के अंदर अलग तारतम्य में दिखाई देता है, उनके आंसर के अंदर जो एक लयबद्धता होती है कि यार हाँ ये पढ़ने का जीव सोरा करता है आपका, कि हाँ यार ये लाइन लिखी है, ये कितनी अच्छी लाइन लिखी है, ये कितनी अच्छी लिखी है, कितनी। इस बार कभी आएंगे तो मैं मिलाऊंगा आपसे। सीनियर आरएएस है, हमारे से सीनियर थे, उनकी 2008 में 8वीं रैंक थी, महेंद्र प्रताप सिंह। तो उनकी जिस साल 8वीं रैंक आई थी, उस साल वो हमारी क्लास में मोटिवेशन के लिए आते, जैसे आपके रोहित तनगी आए थे, वैसे वो लोग हमारी क्लास के अंदर आया करते, सीनियर थे हमारे। तो वो क्लास के अंदर बताते उन, तब हम सब्जेक्ट लेके पढ़ा करते, 2-2 सब्जेक्ट लेने पड़ते। जैसे मेरे पास हिस्ट्री और फिलोसॉफी 2 सब्जेक्ट थे, उनके पास में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था। तो उनके उस साल, जिस साल उनका सिलेक्शन हुआ था, पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में 2 पेपर होते, पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर 200-200 नंबर के, मतलब 400 का, 400 नंबर की हिस्ट्री, 400 नंबर की पॉलिटिकल साइंस। तो उनके पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में 200 में से 170 नंबर आए। इसका मतलब कॉपी चेक करने वाले को नंबर काटने की जगह ही नहीं मिली। 170 नंबर भयंकर होते हैं, 163-64 कुछ नंबर थे, मतलब 160 से ऊपर थे, 165 के आसपास नंबर थे उनके। तो हम उनसे क्लास में पूछते कि भैया आपने ऐसा क्या लिखा था, कैसे आए। तो हमें यूं हंसते कि यार मैं अपने आंसर में शायरी लिखता हूँ। तो अपने को बड़ी हंसी सी आती है, शायरी लिखते हो आंसर के अंदर? तो उन्होंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ उनके अंदर ऐसी, और ऐसी चीजें अट्रैक्ट ही करती है। तो तब तो अब एक दिन क्लास के अंदर आए, बोल के चले गए भैया ये लिखा था। फिर क्या, वो हमें पढ़ाने के लिए है, उन्होंने कुछ दिन हमें पढ़ाया, तो कुछ दिन हमें पॉलिटी पढ़ाई थी, कुछ दिन हिंदी की प्रैक्टिस करवाई थी हमें उन्होंने। तो एक बार मुझे याद है, वो हिंदी की एक दिन हमारी क्लास ली जिसमें उन्होंने ऐसे राइटिंग करना सिखाया गया, ऐसे राइटिंग में क्या क्या लिखा जाना चाहिए। तब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, यार पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर लगता है IR का, इंटरनेशनल रिलेशन,
तो सामान्य हमसे पूछा गया, भारत पाकिस्तान के रिलेशन पर लिखना हो तो तुम क्या लिखोगे? तो हम सबने खड़े होकर कहा भाई हम लिख देंगे कि भाई भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के बाद से सामान्य नहीं है। हालांकि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा विश्वासघात करता है। वह मुंह में राम बगल में छुरी की नीति अपनाता है। वह हमारे सामने तो दोस्ती की बात करता है, लेकिन कभी वो हमारा हवाई जहाज हाईजैक कर लेता है, कभी वो हमारे कारगिल पर हमला कर देता है, कभी वो हमारे ताज होटल पर हमला कर देता है। अब ये नीति चलने वाली नहीं है। अब पाकिस्तान से सभी बातचीत समाप्त कर दी जानी चाहिए। अब पाकिस्तान से बातचीत तभी की जाएगी जब पाकिस्तान खुद शांतिपूर्ण नीति अपनाएगा। तब तक पाकिस्तान के साथ सभी दरवाजे क्या हो जाएं? उन्होंने हम मेरे से पूछा और से पूछा और से पूछा, हम सब ने लगभग एक जैसा आंसर बताया। आप भी बताओगे तो कुछ कुछ ऐसा ही बताओगे, शब्द थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो इनका ये हमारे क्वेश्चन आया था लिखने के लिए। तो आपने क्या लिखा सर? कि मैंने इसके अंदर लिखा था कि यार भारत तथा पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में किसी कवि ने ठीक ही कहा है। फिर उसमें आगे लिखा कि क्या ये जरूरी है कि हर बार अमन की बोली दिल्ली बोले? क्या ये जरूरी है कि हर बार अमन की बोली दिल्ली बोले? कभी तो यारो तुम भी लाहौर से बोलो। सेम बात है ना, वही बात है ना। हर बार शांति की नीति भारत ही क्यों अपनाए? कभी तो किसको अपनानी चाहिए? आपकी 5 लाइनें कमजोर है इन डेढ़ लाइन की अपेक्षा। अगले ने 1.5 लाइनों में वो बात बोली है जो आप 5 लाइनों में बोल ही नहीं पाए। फिर क्या होता है, एक बंदा कॉपी चेक करने वाला है, उसके पास में 10 कॉपियां गई, 9 कॉपी में ये लगातार जो मैंने लिखा था ये लिखा हुआ है, आपने वही लिखा, आपने लिखा, आपने लिखा, सब ने लिखा है भारत को रिश्ते अब बंद कर देने चाहिए। एक ने और लिखा जब तक पाकिस्तान शांति नहीं अपनाएगा भारत शांति क्यों अपनाए? एक ने और लिखा मुंह में राम बगल में छुरी की नीति अपनाता है। 9 कॉपियों में बंदा पढ़ पढ़ के एक जैसा हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है, हाँ यार ठीक है। अब वो नंबर दे रहा है 3 3 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। अचानक उसके सामने का आंसर ज्यादा, इसमें लिखा हुआ है कि क्या ये जरूरी है कि अमन की बोली दिल्ली बोले? कभी तो यारो तुम भी लाहौर से बोलो। अरे ये अलग है यार, क्योंकि उसका भी नहीं सुना हुआ। उसने भी लगातार 9 आंसर एक जैसे पढ़े थे, वो 3.5 देता है, ज्यादा अंतर तो नहीं है। 3 की जगह कितने दे दिए? पर कोई ऐसे 10 क्वेश्चन है जिनमें आधे आधे नंबर ज्यादा लिए हैं। कितने नंबर ज्यादा हुए? 5। उस समय हमारे, अब तो चलो आपके 4 ही पेपर लगते हैं, उस समय हमारे 8 पेपर तो होते सब्जेक्ट के, 2 पेपर होते जीके के। तो कितने हो गए? 10। 2 होते आपके हिंदी इंग्लिश के, कितने हो गए? 12। 12 पेपर में कोई 5-5 नंबर ज्यादा ले तो गेम खत्म। आपसे किसी बंदे के 60 नंबर ज्यादा तो उसकी रैंक आनी है। लिटरेचर बहुत वो जैसे हमें कहते हैं ऐसे राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग में हमें सिखाया हुआ था कि ऐसे जब भी कोई लिखो, लेख जब भी कोई लिखो, तो उसका जो एंड होता है, जो कंक्लूजन उसका होता है, निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। कि चूंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हो, इसलिए आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, हर चीज का पॉजिटिव एंड देखो। जैसे मान लो महिलाओं पे लिखना है, तो पहले हम महिलाओं की समस्या लिख देंगे, भाई महिलाओं की ये समस्या ये समस्या ये समस्या, पर लास्ट में उसमें लिखो कि पर इन दिनों महिलाओं की स्थिति में सुधार आ रहा है, उनको यहाँ भी इतना आरक्षण दे दिया गया है, महिलाएं अब खेलों में भी आगे आ गई, वो अंतरिक्ष में भी जा रही है, वो मुख्यमंत्री बन रही है, वो सब क्षेत्रों में आगे जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे लड़कियां और पढ़ेगी और एक दिन समाज के अंदर 50% की उनकी भागीदारी संपूर्ण होगी। ऐसा ही कुछ होगा, जिस दिन बराबर हो जाएंगे उस दिन समानता आ गई। तो उनका, और जैसे तुम्हें यदि एनवायरमेंट का लिखना हो, कंजर्वेशन का लिखना हो, तो तुम यही उसमें लिखेंगे। पहले उसमें बुरी बुरी बातें लिखते हैं कि साहब ये ओजोन में भी छेद हो गया, फलाने मंडल से भी किरणें सीधी अंदर आने लग गई, यूवी रेज इतनी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये पिघल गया, ये पिघल गया। लेकिन आशा करते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य इन सब स्थितियों से निजात पालेगा, एक दिन हम पर्यावरण संतुलन बना लेंगे, हम वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा पर्यावरण हमसे चाहता है, और एक दिन हम ऐसा पर्यावरण बनाएंगे जिसमें रहने लायक हो, जिसमें किसी को दिल्ली छोड़कर जयपुर ना आना पड़े। सोनिया जी आ रखे कि दिल्ली में पोल्यूशन है इसलिए कहां पे आ रखे हैं? जयपुर में। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, कल को अपने कहेंगे जयपुर में पोल्यूशन है तो अपने और कहीं जाएंगे, तो इन समस्याओं निजात पालेंगे। तो कहते हैं हाँ यार सही है सही है। पर यार एक लाइन मैं बताता हूँ, ये लिखना, जब भी कोई ऐसे लिखो उसके लास्ट में लिखना कि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक दिन लोहे के पेड़ हरे हो जाएंगे। लोहे के पेड़ नहीं होते, लोहे के पेड़ हरे, लोहे का पेड़ हरा कैसा होगा? पर हमें उम्मीद तब तक है जब तक लोहे के पेड़ क्या ना हो जाएंगे, आशा की पराकाष्ठा है। पर जब ऐसी लाइन, अलग सी लाइन पढ़ते हो ना, लोहे के पेड़ हरे हो जाएंगे, तो अगले लगता है यार कुछ तो अलग लिखा है, वरना सेम सेम बातें लिख रहे थे यार। वही डेमोक्रेसी पे लिखी, वही पत्रकारिता पे लिख दी, वही लोकतंत्र आपके महिलाओं पे लिख दी, वही एनवायरमेंट पे लिख दी, वही कोई मीडिया पे लिख दी। थोड़ी सी जब अलग आप चीजें लिखते हो, ये चीजें कब आएगी? जब आप पढ़ेंगे। लोग कहते हैं अखबार क्यों पढ़े? अरे अखबार में लाइनें आती है, आप कोई ना कोई ऐसी लाइन आएगी जो आपको लगे यार ये पंच है,
और ये मैं किसी आंसर के अंदर लिखूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे याद है मैंने एक बार बहुत पहले कोई 2010 में जनसत्ता का अखबार आता था मेरे रूम पे, और मैंने उसमें यूं पढ़ा था कि इन दिनों सरकार के खिलाफ भावनाएं हैं और सरकार इसे समझ नहीं पा रही है। बाकी सरकार को दीवारों की फुसफुसाहट तथा जनता की, कुछ ऐसी कुछ लाइनें थी, दीवारों की इबारत तथा दीवारों के पीछे की फुसफुसाहट को समझ लिया जाना चाहिए, ऐसा कुछ आंसर था। तो मेरे याद है एक बार क्वेश्चन था मिडिवल का, हम दिलीप सर को लिखा के दिखा रहे थे कि फिरोज तुगलक के बाद सल्तनत का पतन हो गया था, इसके क्या कारण थे। तो हम सल्तनत के पतन के कारण बता रहे थे, तो उसमें मैंने लिखा था, उसमें लास्ट में पहले सारी लाइनें लिखी और लिखने के बाद लिखा कि हालांकि सल्तनत के पतन के कारण पहले से ही जिम्मेदार थे, लेकिन वो धरातल के नीचे थे। अचानक कुछ ऐसा हुआ, ये परिस्थितियां आई जिनकी वजह से वह कारण धरातल से ऊपर आ गए और सल्तनत का पतन हो गया। हालांकि यदि कोई समझदार राजा होता तो दीवारों की इबारत और दीवारों की फुसफुसाहट को पढ़ लेता तो शायद सल्तनत का पतन नहीं हो पाता। उस दिन सबने कहा अरे अरे ये कहां से लाया, अलग से है ना। जितने साथ में बैठते हम थोड़े लोग होते जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते, अरे ये वर्ड लाइन तेरी ठीक है, ये वर्ड लाइन ठीक है। तो अपने को लगता कि नहीं यार, इस प्रकार की जो भी लाइनें होती है ये अपने किसी आंसर में लिखते हैं, बोलते हैं, कहीं पर इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं, तो अगले पर असर अलग प्रकार का डालते हैं। ये तब ही आ पाएगा जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे। इसलिए प्लीज लिटरेचर पढ़िए। मैं नहीं कहूंगा कि कई बार क्या मैं कहता हूँ लिटरेचर पढ़ो, स्टूडेंट कहता है किताब तो फेंकी, आज प्रेमचंद पढ़ूंगा मैं घर पे जाते। आप 2 महीने में एक किताब पढ़ लीजिए, तो भी 12 महीने में 6 नॉवेल पढ़ देंगे। थोड़ा थोड़ा शुरुआत कीजिए ना, क्यों एक दिन के अंदर ही सब कुछ फणीश्वर नाथ रेणु बनना है। धीरे धीरे पढ़िए। सर क्या पढ़े, मैं जब ये कहता हूँ क्लास में लिटरेचर पढ़ने से स्टूडेंट मेरे को कहते हैं सर क्या पढ़ूं लिटरेचर के अंदर। कुछ नहीं, आप तो किताबों की दुकान पे जाके कह दो मुझे भारत की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियों की किताब दे दे। किताबों के नाम ऐसे ही है, भारत की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, सर्वश्रेष्ठ ही वही पढ़ लें अपने। प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, फणीश्वर नाथ रेणु की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, निर्मल वर्मा की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां। एक बार ये पढ़ ली, फिर अगली बार वैसे पढ़ ले। जापान की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, रूस की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, फ्रांस की सर्वश्रेष्ठ 10 कहानियां, वो पढ़ लेंगे। चाइना की, किसी ना किसी के बारे में, हर जगह काम आएगा। एथिक्स के आंसर लिखोगे उनमें काम आएगा, ऐसे राइटिंग करोगे उनमें काम आएगा, कहीं बोलोगे वहां काम आएगा, आईआर के आंसर लिखोगे वहां काम आएगा। ये भी ना किया जाए, अखबार पढ़ ले डेली, वो सबका निचोड़ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें अच्छी लाइनें आएगी, अच्छी बातें आएगी जो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी। पर हैबिट डालिए थोड़ी थोड़ी। और यदि छोटे बच्चे घरों के अंदर, आपके भतीजे, छोटे भाई बहन कोई घरों में, उनमें तो सब में हैबिट डालिए। यदि वो तीसरी चौथी पांचवी के अंदर पढ़ते हैं कि वो लिटरेचर पढ़े हैं। मैंने मेरे आसपास में वे मेरे दोस्त, वे मेरे स्टूडेंट या मेरे सीनियर जो लिटरेचर पढ़ने वाले थे, उनको बाकी लोगों की तुलना में भले 19-20 का फर्क देखा हो, लेकिन इंटेलिजेंट देखा है। वो लोग किसी चीज को समझने में, किसी चीज को एक्सप्रेस करने में, किसी चीज को बताने में, किसी को हर मामले में लोगों से 20 ही रहते हैं, 19 नहीं होते, 21 ही रहते हैं, कहीं पर 19 नहीं हो पाते हैं कहीं पर। ये मेरा खुद का हमेशा लगता है कि मैंने ऐसा कोई ज्यादा अलग से पढ़ाई नहीं की भी, बहुत ग्रामीण परिवेश से एकदम पढ़ के आए हुए। पर लिटरेचर वाला बचपन से थोड़ा थोड़ा स्कूलों के अंदर पढ़ाया गया, ये थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी लोगों की तुलना में हमेशा एज रही यार, इनको ये नहीं आता, मुझे ये आता है। और ये कॉन्फिडेंस बड़ी जोरदार चीज होती है कि जब आपको साथ वालों को नहीं आती, आपको कोई बात आती है, आपको लगता है नहीं यार ये अलग है। 5वीं तक मैं एकदम प्राइमरी स्कूल, वो ग्रामीण प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूँ, जिसके अंदर क्लास 5 और कमरे 2 कि बाकी 3 जो है वो बाहर जाके बैठेंगे, बाहर जाके पढ़ेंगे। पर वो सरकारी स्कूल, उसको धन्यवाद है हमारा खूब सारा। हम सुबह सुबह जब प्रेयर के अंदर जाया करते, तो पहले जाते ही भाई 5 क्लास है तो 5 लाइनें बन गई, तो पहले 3-4 बच्चे आगे गए, प्रेयर बोलते। वो डेली अलग अलग प्रेयर बोलते हैं। मेरे कभी याद नहीं आती प्रेयर, तो आप लोगों ने ज्यादातर अलग अलग बोली होगी भाई, एक दिन तुम ही हो माता पिता तुम ही, और एक दिन वो हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, नेकी पर चले बदी से टले, ऐसे अलग अलग होती थी। फिर डेली ऐसा होता कि वो जब हो जाती, समाप्त हो जाती, तो उसके बाद में बोलते ना भारत मेरा देश है, वो है। उसके बाद में डेली उसमें हमारे ये था कि 2 मिनट का मौन करेंगे, सारे के सारे चुप रहते एकदम, तो आंखें बंद करते, 2 मिनट का मौन करते। इसके आगे वाला प्रोसेस हमारे बहुत अच्छा था कि कोई एक क्लास दोहे बोलेगी, 3rd 4th और 5th में से। एक क्लास में 20 एक बच्चे थे, छोटा सा गांव था, थोड़े ही बच्चे थे, 101 बच्चे पूरे स्कूल में हम थे। तो मान लो 3rd क्लास में 20 है, तो हमारे में ये वो रहता था, कंपटीशन था कि 3rd 4th और 5th सबसे आगे आगे जो बच्चे खड़े, छोटी हाइट वाले आगे खड़े होते, मेरे से डाकी तो पीछे जा खड़े होते, कोई भाई लंबे लंबे दिखते तो पीछे जा खड़े होते। तो अब वो आगे आगे, तो उनको हम कह के रखते कि जैसे ही सर के दोहे तू फट बोल देना, पीछे वाले हम बोल देंगे। अब मान लो 3rd क्लास वाले ने बोल दिया तो पूरी 3rd वाली लाइन बोलेगी, 4th ने बोल दिया तो 4th वाली बोलेगी, 5th वाले ने बोल दिया 5th वाली बोलेगी। इसका मतलब है प्रत्येक लड़के को 20 दोहे तो आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपको जो याद है आगे वाले बोल जाए।
आप यदि 20वें नंबर पे खड़े हो तो 19 ने जो बोला आपको 20वां बोलना है, तो सब अलग अलग दोहे बोला करते। उस चक्कर में तो दोहे याद हुए, खूब सारे उस बचपन में याद हुए। फिर एक हमारे था कि जब वो दोहा सुना देते तब सब गधे में सिट डाउन, तब हम बैठ जाते, तब तक खड़े रहते। फिर बोर्ड पे एक दोहा लिखा रहता, वो 5वीं क्लास के जो भी बच्चे होते वो एक दोहा लिखते, कोई सीनियर जो होते। फिर हमको कहते कि इसका अर्थ बताओ। अच्छा, अभी मैं इनसे अर्थ पूछ रहा था, तो वो लिखा हुआ, फिर हम एक एक का बताते कि कनक कनक ते 100 गुना। तो एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। फिर एक एक काम समझाते, इसमें कवि यह कहना चाहता है। सही कर रहे हो गलत कर रहे हो बहुत अलग बात है, हम सुनाते सारे सुना, चुपचाप सुनिए, कोई ताली नहीं बजानी, कोई कुछ नहीं करना, सुनिए। और जब हम सारे सुना देते, फिर जो सर होते वो सर कहते अब इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। जिन जिनका हमारा सही होता हमें पता चल जाता सही है, जिसमें कहीं कमी होती तो अगली बार सुधार लिया करते। तो ये हर दिन का था। अब जब आपने 3 साल तक रेगुलर वैसे दोहे बोले हैं तो आपके 150 दोहे तो वैसे ही याद हो गए सुन के। और छोटे बच्चों को चीजें जल्दी याद होती है क्योंकि ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, तो उनको लगता है नहीं ये बताया ये का ये याद कर लो। हर सैटरडे हुआ करता था कि हर सैटरडे लाइब्रेरी थी, 5वीं क्लास की स्कूल में लाइब्रेरी थी, और डेली आपको उस लाइब्रेरी से हर सैटरडे को एक बुक इश्यू करवानी है, संडे को पढ़नी है और मंडे को लाके जमा करवानी है। और मंडे को जिस क्लास में जो सर है आपके वो पूछेंगे किस बुक में से क्या पढ़ के आया था, इसके क्वेश्चन बता। मेरे भारत के सारे वैज्ञानिकों की जीवनी 5वीं से पहले पहले पढ़ी हुई। तो मैं जब अब क्लास में किसी को पूछता हूँ कि मेघनाथ साहा कौन थे, वो मेरी तरफ देखता है कि मेघनाथ रावण का बेटा था। तो मुझे लगता है यार भारत के इतने बड़े वैज्ञानिक थे तो उनके बारे में जानता नहीं, मैं 5वीं से पहले उनकी जीवनी पढ़ गया था। मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि यार तू पीसी रॉय के बारे में जानता है कि, तो पीसी प्रियंका चोपड़ा ही है हमारे लिए तो, और पीसी रॉय कौन भी इसके अलावा हमें पता नहीं। एक वो था सैटरडे को, एक सैटरडे को था कि हर सैटरडे को आपकी स्कूल में बाल सभा करवाई जाएगी। नॉर्मली आपके भी बाल सभा हुई होगी पर हमारे वाली थोड़ी यूनिक ही थी शायद, उससे कॉन्फिडेंस ही मिला होगा हम सब लोगों को कि उस बाल सभा में हमारी यह था कि 4 पीरियड लगते हैं, इंटरवल से पहले 2, इंटरवल के बाद 2। इंटरवल से पहले 2 पीरियड में तो पढ़ाई होगी, इंटरवल के बाद के 2 पीरियड में बाल सभा होगी। पर उनमें 5वीं क्लास का कोई एक बच्चा पहले 2 पीरियड में घूम घूम के हर क्लास में पूछेगा कौन कौन क्या क्या गाओगे रे। तो हम यूं नाम लिखवाते, मैं कविता गाऊंगा, मैं भाषण दूंगा, मैं चुटकुला सुनाऊंगा, मैं ये दूंगा, सब नाम लिखवा देते। फिर अब वो एक हॉल था बड़ा, 2 कमरे थे, उनमें एक हॉल बड़ा था, तो हम सारे उस हॉल में जाके बैठ जाते। हॉल में जाके बैठ के बाद में सर जो होंगे उनका कोई काम नहीं, बाल सभा का मतलब बाल ही भाग लेंगे, मास्टर का कोई काम नहीं, तुम चुपचाप आगे बैठो। तो टीचर केवल चेयर पे आगे बैठ जाते। एक स्टेज लगा होता, स्टेज पे एक बच्चा हमारे में से संचालक बनता और वो कहता कि आज की बाल सभा की विधिवत शुरुआत करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप तमाम गणमान्य लोग जो सामने पधारे हुए हैं वो आज की बाल सभा के लिए किसी एक को अध्यक्ष मनोनीत करें। हम में से कोई एक खड़ा होता, खड़ा होकर कहता आज की बाल सभा के लिए मैं राकेश कुमार को अध्यक्ष मनोनीत करता हूं। एक दूसरा खड़ा होता, वो खड़ा होकर कहता मैं इस बात का अनुमोदन करता हूं, या मैं राकेश कुमार के अध्यक्ष पद का अनुमोदन करता हूं। हमें उस दिन समझ में आया कि आज भी राष्ट्रपति के लिए एक प्रस्ताव को होता है, एक अनुमोदक होता है। अब जब पॉलिटी में दिलीप सर पढ़ाते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं, एग्जैक्टली पता होता है कि 50 नाम रखेंगे, 50 उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हमने बचपन से किया उधर कि एक बंदा नाम लेगा और एक बंदा उसका क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। फिर वो राकेश कुमार जिसका हमने नाम लिया है वो इतना गंभीर तरीके से खड़ा होता, एकदम सीरियस होकर खड़ा होता, और सर के बराबर एक चेयर उसकी होती, बड़ी चेयर होती है सर से भी, और वहां पे जाके शांति से एकदम बैठ जाता। फिर एक एक की घोषणा करते, अब आपके सामने आएगी प्रियंका एंड पार्टी, सुनाएगी सरस्वती वंदना, अब आपके सामने आएगा विनोद कुमार, सुनाएगा चुटकुला। हम सारे के सारे सुनाते। सुनाने के बाद में लास्ट में वो संचालक होता, वापस कहता कि मैं अध्यक्ष महोदय राकेश कुमार जी को कहना चाहूंगा कि वे मंच पर आए तथा आज की बाल सभा के बारे में 2 शब्द कहें। वापस उतना ही सीरियस होके आता और आके वो, हालांकि वो रटी हुई लाइनें थी हमारी, वही बोला करते, पर वो कहता जहां तक आज की बाल सभा का सवाल है, आज की बाल सभा बहुत उत्तम रही। मुझे लगता है 3री क्लास के बच्चों ने थोड़ा प्रदर्शन अच्छा किया, 4थी तथा 5वीं को प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता है। लड़कियों का प्रदर्शन अच्छा था या लड़कों का प्रदर्शन अच्छा था, अगली बार हम और अच्छा सुधार करेंगे इसके अंदर। 2 शब्द तो मतलब 2-4 लाइनें बोलता हूँ, जाके बैठ जाता, पर टीचर की कोई भागीदारी नहीं। इससे कॉन्फिडेंस आता बच्चों कि हम खुद भी खड़े होकर बोल सकते हैं। तो मैं मतलब कभी भी नहीं लगा ऐसे कि कितने सारे लोगों के अंदर भेज दिया जाए और भाषण देना, तो मुझे ये कभी हेजिटेशन नहीं हुई इतने लोगों के बीच में बोलेंगे कैसे, बोल लेंगे, क्योंकि आप बचपन से बोलते हैं। तो उस दिन आप 30 बच्चों के बीच में बोले, 100 बच्चों के बीच में बोले, धीरे धीरे आदत पड़ गई, आप कहीं भी बुलवा दो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आपके दिमाग में। एक बाल सभा में यह होता, फिर उसी दिन घोषणा करते कि अगली बाल सभा में पर्यायवाची पूछे जाएंगे। तो अगली में बाद रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, अगली में बाद में बाकायदा टीचर आते। अब सर कहते 2 बना दो अलग अलग, अब मैं पर्यायवाची पूछूंगा, जिन्होंने जवाब दे दिया उनको 2 नंबर, 1 नंबर, जिन्होंने जवाब नहीं दिया दूसरी साइड में चला गया तो उस साइड को 2 नंबर मिलेंगे, जिन्होंने जवाब दे दिया बोनस मिल जाएगा। फिर जो नॉर्मल पूछते हैं, हंस के 2 पर्यायवाची बताओ, याद होते। हम पर्यायवाची 5वीं तक सीखे, कबूतर के 2 पर्यायवाची सिखाओ, पर्वत के 2 पर्यायवाची बताओ, सांप के 2 पर्यायवाची बताओ।
देख के सीख गए, किसी का बोला हुआ सीख गए, सर ने बता दिया तो सीख गए, कहीं वाक्य में सुधार करना हुआ तो सीख गए, फिर उसमें वापस होता, अगले में फिर रंगारंग होगा, रंगारंग करते, फिर उसमें वापस घोषणा करते, अगले में जीके का होगा। नॉर्मल यूं पूछते हैं, हमारे गांव के सरपंच का नाम बताइए, हमारी पंचायत समिति के प्रधान का नाम बताइए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक का नाम बताइए। 5वीं क्लास के बच्चे को विधायक, एमपी सब बातों से बड़ा क्या हो। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं 1997 में मैं 3rd क्लास में था, मुझे उसी दिन पता था, एग्जैक्टली उसी दिन पता था कल्पना चावला अंतरिक्ष गई है। कि हमारे विमला बिश्नोई मैम आया करते थे और उन्होंने उसी दिन आगे लिखा था, बच्चों लिखो आज कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई है, वो अपने देश की है, अमेरिका के साथ में गई है। तुम्हें पता है इससे पहले हमारे राकेश शर्मा भी गए थे, राकेश शर्मा जब गए थे तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तुम्हें पता है इंदिरा गांधी ने यहाँ से बातचीत की थी और पूछा था राकेश शर्मा से कि भारत कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा। कहा नहीं कहा, पर हमें याद हुआ कि राकेश शर्मा की कुछ ऐसी बात हुई थी, वो थी। और राकेश शर्मा बच्चों अपने जयपुर के थे, याद हुआ कि राकेश शर्मा जयपुर के थे। कईयों को आपको अब लग रहा है अच्छा जयपुर के थे क्या, ये 3rd में पता था। अब होता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, जब मैं आगे बढ़ा हुआ और मैंने जिस दिन अखबार में पढ़ा कि सुनीता विलियम्स गई अंतरिक्ष में, उस दिन मेरे दिमाग में अपने आप आया कि पहले राकेश शर्मा गया, फिर कल्पना चावला गई, अब कौन चलेगी। अब जब चौथा कभी जाएगा मेरे दिमाग में पहले वो 3 अपने आप आ जाएंगे, यार पहले ये 3 वे थे, अब ये चौथा अपने आप हो गया। चीजें जुड़ती है आपके साथ में, इसलिए लिटरेचर पढ़ने की हैबिट डालिए। लिटरेचर, किसी का बहुत अच्छा कोटेशन है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे यह पूछूंगा तुम कहां कहां घूमे हो, कि जिंदगी में घूमना बेहद जरूरी है। फिर उसी कोटेशन में आ गया कि चूंकि सब लोग घूम नहीं पाते हैं, इसलिए सबको किताबें पढ़ लेनी चाहिए। एक बहुत अच्छा थोरो एक दार्शनिक गॉस का कोटेशन है, कोट पुराना पहनो पर किताबें नहीं खरीदो। कोट पुराना पहनो पर किताबें, हम उल्टा करते हैं, हमें कोट नया चाहिए, किताबें चाहिए ही नहीं, पुरानी कहां हमें नई या पुरानी किसी से कोई मतलब है। लिटरेचर पढ़ने की हैबिट डालिए। बच्चे छोटे तीसरी चौथी पांचवी में बच्चे पढ़ते हैं, उनको तो पक्का मैं बताता हूँ, मैगजीन आती चंपक, मैगजीन आती नंदन, मैगजीन आती बालंस। मेरी इतनी बालंस पड़ी हो जिसकी हद नहीं, कि मैं जिस दिन 6th क्लास के अंदर था, मैं 5वीं तक गांव में पढ़ा, 6 में बाहर छोटे से कस्बे में पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरी सबसे अधिक चिंता इस बात को लेकर थी कि मेरे और कोई चिंता नहीं थी कि बाहर पढ़ेंगे कैसे, जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, नया स्कूल होगा, उसमें दोस्त नहीं होंगे, टीचर पीटेंगे और पीटेंगे। उससे अधिक चिंता ये थी कि मेरे पास 256 किताबें थी मेरी खुद की, ये कोई ले ना जाए। मैंने बाकायदा लिस्ट बनाई थी, मम्मी को लिस्ट दे के गया था कि यदि कोई किताब ये बाहर वाली जो मेरी लाइब्रेरी, घर में 2-3 कमरे होते हैं, उनमें उसी में एक में आड़ा बना रखा, वो आपकी लाइब्रेरी है। तो मुझे लगता है इस कमरे में कोई बैठेगा वो किताबें उठा के ले जाएगा, मैं होता तो ध्यान रखता, मेरी किताबें लेके नहीं जाना देता। यदि कोई लेके चला जाए तो मम्मी तुम आगे लिख देना कि कौन लेके गया था, मैं आऊंगा 7वें दिन संडे को आऊंगा, तब मैं उसके घर से वापस लेके जाऊंगा। तो वो 256 किताबें, भले ही वो बालंस पढ़ी थी, वो चंपक पढ़ी होगी, नंदन पढ़ी होगी, घर पे जो ला के दी वो पढ़ ली, फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर जब मैं क्रिकेट खेलने लगा, क्रिकेट सुनने लगा, देखने लगा, तो मुझे लगा क्रिकेट वाली किताबें तो होनी चाहिए अपने पास। क्रिकेट सम्राट पढ़ी खूब सारी, तो 7वीं से 10वीं तक वो क्रिकेट सम्राट खूब सारी लेके आते, वो पढ़ी। आपको धीरे धीरे फिल्में देखते हो, आपको उनमें इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है फिल्मों वाली पत्रिका तो और देखनी चाहिए, तो अपने वो फिल्मों वाली पत्रिका पढ़ी। धीरे धीरे पता चला यार पॉलिटिक्स में भी अपना ठीक ठाक सा ही थोड़ा है, तो पॉलिटिक्स वाली कोई बुक लेके वो पढ़ी। थोड़े 8वीं 9वीं के अंदर आए, तो 8वीं में जब हॉस्टल में रहते, साथ में भैया को 9th के रहते, 10th के रहते, उनके पास एक दिन उपन्यास देखा निर्मला। ये क्या भैया, ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, अपने पढ़ते 9th में, उपन्यास निर्मला पढ़ रहे हैं, बोले अपने काम आए नहीं। चूंकि कहानी होती है तो कहानियां पढ़ने बच्चों को मजे ही आते हैं, उस टाइम अपने कोई बर्डन भी नहीं होता कि सिलेबस करना है, कोर्स करना है, अपने लगता है यही ठीक है, 4 दिन में चलता है। तो अपने लगा प्रेमचंद जी का निर्मला बहुत अच्छा है। मैं अब भी याद करता हूँ कि मैं उस निर्मला को, मेरा पहला उपन्यास है निर्मला पढ़ा, उसमें बार बार एक लाइन आती थी कि निर्मला को बच्चे दिक करते थे, और तब मैं नहीं समझ पाता था कि यार दिक करते क्यों है, पर मैं मोटा मोटा अर्थ ये समझता कि यार इसका मतलब है परेशान करते हैं। कहानी का भाव ये है कि निर्मला को बच्चे क्या कर रहे हैं, परेशान। पर वो बार बार लिखती है कि निर्मला को बच्चे क्या करते हैं, दिक। मैं जब आरएस की तैयारी करने लगा तो साउथ इंडिया में हम एक आंदोलन पढ़ेंगे आगे, एक रंपा आंदोलन पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ा कि रंपा आंदोलन दिक्कुओं के खिलाफ किया गया था। किसके खिलाफ किया गया? उस दिन मुझे समझ में है कि परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ। वे लोग जो किसानों को परेशान करते हैं वो दिक्कू, जो दिक्क करते हैं वो क्या है, वो वहां से जुड़ी लाइन है, जब आपका पढ़ा होता है। वरना कोई उस बुक को पढ़ता है फिर आगे पूछता है सर दिक्कू क्या होता है, दिक्कुओं के खिलाफ आंदोलन कैसे चलाया, दिक्क करने वाला वो दिक्कू है। दिक्क करना, उस दिन ध्यान नहीं दिया, तब नया किसी से पूछा, उपन्यास पढ़ रहे उसमें एक लाइन नहीं समझ में, तो ये भी नहीं कि अपने किसी से जाके पूछते हैं, एग्जाम में तो आएगा नहीं। अब पर जो चीज समझ नहीं आती वो आपके क्लिक करती है, यार दिक्क करना क्या है,
उसमें बार बार आता कि निर्मला को बच्चे दिक करते हैं, निर्मला बच्चों से दिक हो जाया करती थी। तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अगर इसका मतलब क्या होता है। धीरे धीरे समझ में आया इसका मतलब परेशान करना होता है। परेशान करने, किसानों को जो परेशान कर रहे थे उनके खिलाफ किसान आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, उनको अपनी किताबों में क्या लिख दिया गया। और ऐसे सैकड़ों शब्द है जो मेरे बाद में धीरे धीरे समझ में, जो किसी उपन्यास के अंदर पढ़े थे, कभी किसी अखबार के अंदर पढ़ा था, कोई शब्द एक देखा था। इसलिए भाषा पे कहीं ना कहीं कमांड होती है, और भाषा पे कमांड होती है उसके दो फायदे हैं, लिखना और बोलना दोनों अच्छे आते हैं आपको। आप लिखते अच्छे हो, आप बोलते अच्छे हो। कई बार कईयों को नहीं देखते, आप कहते हो कि वो इंटेलिजेंट होता है बहुत ज्यादा पर उसे बोला नहीं जाता। मैं क्लास में खूब सारे बच्चों को देखता हूँ कि वो 12th में मेरिट आया हुआ होगा, वो अपने ग्रेजुएशन के अंदर अपने तहसील का टॉपर रहा होगा, और मैं उसको कहता हूँ यहाँ आके बोल, भूजती है टांगे। दो कारण है, एक तो उसने कभी आगे जाके बोला ही नहीं, दूसरा ये था उसके कहीं ना कहीं पढ़ने का अभाव रहा, इसलिए उसको लगता है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए शब्द नहीं है, ये मेरे से बुलवाएंगे तब मैं बोलूंगा क्या। वरना फिर एक वो होता है कि यदि गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, गलत बोल दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। छोटी क्लास में आप बेइज्जती समझते नहीं हो ना, लगता है बोल दिया तो बोल दिया यार, क्या है, हंस लिए तो हंस लिए, जैसे अपने हैं वैसे दूसरे हैं। दूसरे ये तू इस बार जाएगा तो मैं तेरे पे हंसूंगा, तो अगला गलत नहीं बोले उससे पहले अपने हंस लेते हैं, हाँ 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 तू मेरे पे हंसा था ना, मैं तेरे पे हंस दूंगा। तो आपके वो हेजिटेशन जो होती है वो भी खुल आ जाती है। इसलिए ये भी हेजिटेशन भी खोलिए, जहां बोलने का जो मौका मिले बोलना सीखिए, पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, अखबार पढ़िए। 2-3 महीनों में यूं बनाइए कि 3 महीने मतलब 100 दिन में कोई एक बुक पढ़ लूंगा मैं। एक बुक के पन्ने कितने हो सकते हैं, 300, तो 100 दिनों में 300 पन्ने पढ़ने, मतलब डेली कितने पन्ने, 3 पन्ने। और आजकल तो आपको, हालांकि मैं तो अभी तक ही वो ओल्ड स्कूल हूं, तो मैं किताब लेके आके हाथ से पढ़ने में ज्यादा बिलीव करता हूँ कि यार मुझे लगता है किताब के पन्नों की सुगंध अपने आप में बहुत अच्छी होती है। आप मत कीजिए ऐसा। आप तो आपके एक ऐप है किंडल, किंडल नाम करके एक ऐप है, आप तो उस पे जाइए, उस पे सारी बुक्स पढ़िए, पढ़ लीजिए। तो आजकल तो आपके वो और हो रखा है बाकायदा ऑडियो, स्टोरी टेलिंग टाइप ऑडियो। आप तो कहीं आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं कि भाई कहीं से आप जगतपुरा से बैठ के बस में आते हैं, बस वाला 45 मिनट ले लेता है, आप तो कानों में ईयरफोन लगाइए, वो सुन लीजिए, 4 ढंग के शब्द आएंगे और आएंगे। अच्छा, बस वाली बात से और याद है, प्लीज जब अपने बस बाहर खड़ी हो आराम से चढ़ा कीजिए, कोई टायर के नीचे आ जाएगा। मेरे को अभी वो बाहर वाले भैया कह रहे थे कि ये इतने पशुओं की तरह भागते हैं, और उसमें भी लड़कों, तुम यदि थोड़े लेट चले जाओगे तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा रास्ते में, है ना। मुझे पता चला कि बस आते लड़के सबसे पहले दौड़ते हैं, तो कोई लड़कियों के ऊपर से, कोई किसी के ऊपर से यूं टांगे खींचते हुए ऊपर से जाता है। प्लीज मत किया कीजिए। इससे एक तो ये पता चलता है कि हमारे घर वालों ने ढंग के संस्कार नहीं दिए, इसलिए आप खड़े रहा कीजिए। यदि बाहर बाहर वाले, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोचिंग न तो हम टीचर से चलती है, कोचिंग चलाने वाले केवल ये स्टाफ वाले लोग हैं। मैं जब इस बोर्ड पे आके खड़ा होता हूँ, यहाँ बोर्ड चालू रहे, पेन रखा हुआ रहे, पानी की बोतल पड़ी रहे, ऑनलाइन चलाने वाले भैया बैठे रहे, कैमरा सेट हो, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं, जाके भाषण देना है। आप सोच के देखिए, ये सब काम ना हो रखा और मैं आके सेट करूं, तो मैं पहले आगे बोर्ड चलाऊं, फिर मैं कहूँ अरे पेन कहाँ है, पेन कहाँ लेके आओ, उधर से आके पेन लेके आओ, बाद में करूँ तो टाइम खराब हो। आपके यहाँ पे सफाई की भी हो, टेबल ढंग से लगी भी हो, वरना इधर धूल पड़ी रहे, 4 टेबलें इधर रहे, 4 टेबलें उधर रहे। और जैसे हम 5वीं क्लास तक किया करते थे कि सुबह जाते सबसे पहले हमारी काम होती झाड़ू लगाना, स्कूल में हमारी ड्यूटी होती थी कि हम झाड़ू लगाएंगे। वैसे मैं तुम्हारी 5-5 की ड्यूटी लगाऊंगी, सोमवार को तुम 5 झाड़ू लगाओगे, सोमवार को तुम 5 झाड़ू लगाओगे, तुम टेबलें साफ करोगे, तो कितना बुरा हो जाए। इसलिए ये जो भी बाहर स्टाफ वाले होते हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनको खूब थैंक यू बोला कीजिए, ये जैसे कहे वैसे कोऑपरेट कर लिया कीजिए। आपकी पढ़ाई हो रही है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, इसका एकमात्र क्रेडिट इन लोगों को जाता है। इसलिए यदि ये लोग कहते हैं खड़े रहिए तो खड़े रहिए, ये कह रहे हैं बस में चले जाइए तो बस में चले जाइए। और आपका पता तभी चलता है जब आप अपने बराबर वालों से या अपने अधीनस्थों से कैसा बिहेव करते हैं। मेरे सामने या किसी टीचर के सामने तो झकमरा के पोलाइट होना ही पड़ेगा, क्या इलाज है। बोलोगे तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूं, तो तुम कर ही नहीं पाओगे। वह व्यक्ति जो आपके बराबर है, वह व्यक्ति जो आपके अधीनस्थ है, उसके सामने आप जितने पोलाइट है, उससे पता चलता है घर वालों ने संस्कार दिए कि नहीं दिए। इसलिए बसों के पीछे मत दौड़ा कीजिए। ड्राइवर में भी इतनी बुद्धि होती है, उसने और चला दी, देश के काम आ जाएगा कोई ना कोई। और लड़कियों वाला तो विशेष ध्यान रखिए, यदि उन्होंने कहा कि पहले लड़कियां जाएगी तो जाने दीजिए, तुम यदि आधे घंटे भी खड़े होगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा होता ही नहीं है, 5-7 मिनट बाद दूसरी बस आ जाएगी, 15 मिनट बाद में आ जाएगी। पहले यदि लड़कियों को कहा गया भेजा जाए, क्योंकि हमारी टेंशन रहती है। पहले यदि लड़कियां घर नहीं पहुंचती है, उधर फोन घन घनाने लग जाते हैं, बैच कितने बजे छोड़ा था, क्यों नहीं आई।
मेरे आज दिन तक याद नहीं कि किसी लड़के के माँ बाप ने फोन किया कि वो बाहर रह गया क्यों नहीं आया, है ना। घर वालों को बताया कहीं ना कहीं मर ही जाएगा, आ जाएगा, क्यों लोड लेना है इतना, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं लेता है। लड़कियों वाली टेंशन रहती तो हमारे बर्डन रहता है, घर वालों के बर्डन रहता है। 5 मिनट भी हो जाए तो घर वाले पूछते हैं बेस लेट छोड़ा था क्या, क्या कारण हुआ, क्यों नहीं है घर पर। तुम्हारे बारे में कोई इस प्रकार से पूछता नहीं, और तुम्हें कोई भी छेड़ेगा भी। अभी इतना महिला सशक्तिकरण भी हुआ नहीं है कि तुम यूं सुकोमल हो एकदम और रास्ते से जा रहा और 5 लड़कियों ने छेड़ दिया, तुम्हें जाके पुलिस थाने में शिकायत करानी पड़ेगी, सर अबला पुरुष हूं। क्या अब पुरुष अकेला जा भी नहीं सकता क्या सर? क्या लड़कों को पढ़ाई का अधिकार भी नहीं है क्या सर? ये भी तुम्हारी स्थिति अभी तक हुई, इसलिए प्लीज बस वाला ध्यान रखा करो। चल लिखो, अगला राधा लिखो अपने। सवाई जय सिंह। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। महाराजा शार्दुल सिंह ने क्या लगाई? तो महाराजा शार्दुल सिंह के बाद देश आजाद हो गया ना। तो अब लोकतंत्र है, अब तो मैं ही राजा हूं हमारे घर का, मेरी मम्मी राजा ही कहती है मुझे। हाँ बैठते हैं, ठीक है, हाँ होता है, ठीक है होता है, ठीक है होता है, फिर कहना क्या चाहता है? हाँ हुआ था। हाँ क्या, कौन सी परंपरा? नहीं बताया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कहा था तख्त नशीनी का मतलब सिंहासन पर बैठना होता है। देख सिंपल, मैं अब तख्त नशीन हूं, ये तख्त है, मैं इस पर बैठ के, इसका मतलब क्या हूं? तख्त नशीन। तू ये कह सकता है टीचर क्लास में तख्त नशीन हुआ, वो राजा इसलिए उसको राजा की तख्त नशीनी होगी। जो भी राजा बैठेगा किसी भी रियासत का कोई राजा, उसको तख्त नशीन बोलेंगे। इसलिए औरंगजेब पे तो मूवी आ रही है, आएगी, उसका नाम है तख्त। हाँ किस पे प्रतिबंध लगाया? सुन, फिर तू नहीं जानता, उन्होंने प्रतिबंध लगाया टैक्स पे। जब राजा इस प्रकार बैठता तो जनता से टैक्सन लिए जाते, उन्होंने उन टैक्स पे प्रतिबंध लगा दिए थे। अब जब 47 के बाद राजा ही नहीं बचे तो किस बात का टैक्स? समझ गया? नहीं नहीं ऐसे नहीं, टैक्स पे। सवाई जय सिंह, तो सवाई जय सिंह कब से कब तक है? 1700 से लेकर 1713। सवाई जय सिंह के पिताजी का नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? एक दिन सवाई जय सिंह अपने पिताजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गया हुआ। तो क्या पता कि छोटे बच्चों को बड़े ही चंचल क्यूट होते हैं, अपने बुला के पूछते हैं और तुम्हारा नाम क्या? बच्चा हुआ, अंकल तुम्हारा क्या नाम है? सवाई जय सिंह थोड़ा जय सिंह नाम है पर उस प्रकार का चंचल बच्चा है। औरंगजेब पूछ रहा है कुछ तो वो औरंगजेब कभी दाढ़ी खींच लेगा, और अंकल तुम्हारा क्या हालचाल है? तो औरंगजेब ने कहा कि यार ये जय सिंह तो उस जय सिंह से भी सवाया है, मिर्जा राजा जय सिंह से भी क्या है, इसलिए इस जय सिंह के नाम क्या क्या लग गया। इसके बाद में आगे जितने जयपुर में राजा बने वो नाम क्या क्या लगाते। तो ये किसके टाइम में राजा बन गया? औरंगजेब। किसके टाइम में? औरंगजेब के बाद इतने बेलखने मुगल बादशाह आए कि बना हटा दिया, फिर तीसरा बना उसको हटा दिया, फिर कोई मर गया, ऐसा करके सवाई जय सिंह के टाइम में 7 मुगल बादशाह आ गए। कितने आ गए? देखो वो तो 46 साल राज करके गया, उसमें 3 आए, ये 43 साल में कितने देख गया? देख लो, इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। He worked with 7 मुगल एम्परर, 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। He worked with 7 मुगल एम्परर्स। अभी देखो मैंने बताया था कि औरंगजेब के मरने के बाद में उसका एक बेटा जो है वो लड़ाई करता है, उस बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम किस नाम से जानते हैं? इसकी अपने भाई से लड़ाई हुई, भाई का नाम था आजम। क्या नाम था? तो मुअज्जम आजम की लड़ाई हो रही है, उसमें सवाई जय सिंह ने साथ दिया आजम का। सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? आजम। और इसका सवाई जय सिंह का एक छोटा भाई था, उसका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह ने किसका साथ दे दिया? मुअज्जम का। और भाई साहब इस लड़ाई में जीत हो गई मुअज्जम की जीत हुई। तो मुअज्जम ने कहा लिस्ट बनाओ और अपने खिलाफ कौन कौन थे। पता चला अपने खिलाफ कौन था? सवाई जय सिंह। तो उसने आमेर पर अटैक किया, सवाई जय सिंह को हटा दिया और राजा किसको बना दिया? और आमेर का नाम ही बदल दिया, आमेर का नाम बदल के पाकिस्तान की राजधानी कर दिया। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है?
या इसका नाम बदलकर कर दिया मोमिनाबाद। क्या कर दिया? तो आमिर का नाम बदलकर किसने इस्लामाबाद या मोमिनाबाद किया? किसने किया? मुअज्जम। मुअज्जम को बादशाह बना तो किस नाम से बना? उसकी लड़ाई अपने कौन से भाई से हुई? सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया और विजय सिंह ने किसका साथ दिया? इसलिए उसने विजय सिंह को क्या बना दिया? आमिर का राजा। देख लो, देखो इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। इसने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। कोष्टक में बहादुर सा लिख लेना ताकि याद रहे, एक ही बात है। मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया था। ही सपोर्टेड आजम अगेंस्ट मुअज्जम। लाइन चेंज करके लिखो। बहादुर शाह प्रथम ने इसे हटा दिया। अब मैं मुअज्जम को बहादुर शाह लिखवा रहा हूं क्योंकि वो बादशाह बन गया। बहादुर शाह प्रथम ने इसे हटा दिया। बहादुर शाह फर्स्ट डिपोज्ड हिम। बहादुर शाह प्रथम ने इसे हटा दिया। बहादुर शाह फर्स्ट डिपोज्ड हिम। तथा इसके भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। एंड अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। तथा इसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। एंड अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। तथा इसके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया। एंड अपॉइंटेड हिज यंगर ब्रदर विजय सिंह एज किंग ऑफ आमेर। विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया तथा आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। तथा आमेर का नाम बदलकर इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया। एंड रीनेम्ड आमेर एज इस्लामाबाद और मोमिनाबाद। आमेर का नाम बदलकर क्या कर दिया? इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। ऐसे बूंदी में दो भाइयों के बीच, अच्छा पहले सुनो ये थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो अब सवाई जय सिंह बेरोजगार हो गया। सवाई जय सिंह हटा के राजा किसको बना दिया गया? विजय सिंह। 1707 में औरंगजेब मरता, तो ये 1707 की बातें हैं। अब सवाई जय सिंह जब बेरोजगार हुआ तो सवाई जय सिंह करता है देबारी समझौता। क्या करता है? किस किस के बीच में? सवाई जय सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह सेकंड। और देबारी समझौते की पहली लाइन देख लो आप, क्या है? सवाई जय सिंह और अजीत सिंह उनको राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। तीनों ने समझौता किया। समझौता करने के बाद पहले तीनों ने आक्रमण किया जोधपुर। कहां पर आक्रमण किया? हमने पढ़ा था जफर कुली को हराकर अजीत सिंह जोधपुर का क्या बनता है? राजा। फिर अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों अटैक मिलकर, सवाई जय सिंह अजीत सिंह दोनों राजा और साथ में मेवाड़ की सेना। मेवाड़ का राणा खुद नहीं आया था। तीनों की सेनाएं मिलकर अटैक करती है आमेर पर। युद्ध होता है सांभर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? और सांभर युद्ध में मुगलों को हराते हैं और मुगलों को हराकर सवाई जय सिंह वापस कहां का राजा बन जाता है? आमेर का। लिख लो। 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी 1708 ईस्वी में इन 1708 एडी यह देबारी समझौते में शामिल हुआ। ही जॉइंट देबारी पैक्ट या देबारी एग्रीमेंट। यह देबारी समझौते में शामिल हुआ। ही जॉइंट देबारी एग्रीमेंट। अब देबारी एग्रीमेंट अपने को बताइए। यह देबारी समझौते में शामिल हुआ। अब आगे लिखो। बैटल ऑफ सांभर। सांभर का युद्ध। बैटल ऑफ सांभर, सांभर का युद्ध। सांभर के युद्ध में दोनों की सेना एक साथ आई। एक तो सवाई जय सिंह की और जोधपुर का राजा कौन है उस समय? अजीत सिंह। और इन दोनों ने मिलकर मुगलों को हराया था। और मुगलों के जिस सेनापति को हराया था उस सेनापति का नाम था सैयद हुसैन। क्या नाम था? देखो, सवाई जय सिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने जॉइंट मिलिट्री ऑफ सवाई जय सिंह एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। सवाई जय सिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने जॉइंट मिलिट्री ऑफ सवाई जय सिंह एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़। सवाई जय सिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन। मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन। मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन। मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया था। किस किसने मिलके बताओ देखे? तो सांबर का युद्ध मुगलों को हरा के वापस कहां पर कब्जा कर लेता है? आमेर। लिख लो। तथा सवाई जय सिंह पुनः आमेर पर अधिकार कर लेता है। एंड सवाई जय सिंह रिकैप्चर्ड आमेर।
तथा सवाई जयसिंह पुनः आमेर पर अधिकार कर लेता है एंड सवाई जयसिंह रिकैप्चर्ड आमेर। अब दोनों ने क्या मिलके लड़ाई लड़ी ना, इसलिए बाद में कहा गया सांबर की झील दोनों की जॉइंट है। सांबर की झील का जितना भी नमक आएगा आधा तो रखेगा जयपुर, आधा कौन रखेगा? जोधपुर। बाद में सांबर की झील अंग्रेजों को बेची थी तो भी आधे रुपए मिलते थे जयपुर को और आधे रुपए किसको मिलते? जोधपुर को। तो कौन सी एक झील पर जयपुर जोधपुर का जॉइंट कंट्रोल था? देख लो, सांबर झील पर जयपुर तथा जोधपुर का संयुक्त अधिकार था। जयपुर एंड जोधपुर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन सांबर लेक या लेक सांबर। सांबर झील पर जयपुर तथा जोधपुर का संयुक्त अधिकार था। जयपुर एंड जोधपुर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन लेक सांबर। जयपुर मतलब आमेर, जोधपुर मतलब मारवाड़, एक ही बात है। संयुक्त अधिकार था। इधर बूंदी में लड़ाई चल रही थी दो लोगों के बीच। बूंदी में दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम है दलेल सिंह। क्या नाम है? दलेल। एक भाई का नाम है उमेद सिंह। कौन कौन दो भाई लड़ रहे हैं बताओ? दलेल सिंह और उमेद सिंह। बताओ, सोरडा सम्मेलन में जयपुर से भाग लेने के लिए कौन गया था? सवाई जय सिंह। बूंदी से कौन है? बूंदी से कौन है? दलेल। इसका मतलब सवाई जय सिंह किसको सपोर्ट कर रहा है? दलेल सिंह। तो दलेल सिंह उमेद सिंह की लड़ाई कौन सी रियासत में भी? बूंदी। सवाई जय सिंह ने किसको सपोर्ट किया? देख लो, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में इन सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ बूंदी। बूंदी के उत्तराधिकार, बूंदी पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे ढंग से कि क्यों हुआ था। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में इन सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ बूंदी, इसने उमेद सिंह के खिलाफ दलेल सिंह का साथ दिया था। He supported दलेल सिंह अगेंस्ट उमेद सिंह। इसने उमेद सिंह के खिलाफ दलेल सिंह का साथ दिया था। He supported दलेल सिंह अगेंस्ट उमेद सिंह। मैंने देखो कई बार ये बात बोली होगी कि जब राजाओं का राज था उस समय अपने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पूरी तरीके से अलग अलग थे। आप नॉर्थ में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं कर सकते, साउथ में बैठ के अंग्रेज इसलिए कंट्रोल कर गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया था। रेलवे वगैरह लेके आ गए तो बहुत जल्दी आप इधर से उधर जा सकते हो। जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तब तक साउथ वाले साउथ में, नॉर्थ वाले नॉर्थ के अंदर रह गए। जब औरंगजेब साउथ चला गया था तो अपने नॉर्थ में खूब सारे लोगों ने औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दिया। उनके अंदर से एक अपनी जगह थी भरतपुर। कौन सी जगह? पर औरंगजेब थोड़ा शक्तिशाली था, जबरदस्ती करकुरा के टैक्स ले लिया करता। औरंगजेब के मरने के बाद उसके बेटे पोते बड़े बेलखने हुए। उन बेलखनों में एक बहुत ज्यादा बेलखना हुआ, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मैंने बताई है कई बार इसकी बातें, तो है ना। तो रंगीला, रंगीन जीवड़ा था बाप का एकदम। तो इसके टाइम में तो भरतपुर वालों ने टैक्स देना छोड़ो, भरतपुर वालों ने मुगलों से टैक्स ले लिया। पहले तो भरतपुर वालों का मुगलों को नहीं देंगे का कोई बात नहीं, फिर जब मुगलों की गाड़ियां इधर जाती भरतपुर वाले कहते तुम दो, तो मुगल बेचारे बड़े परेशान। यार दिल्ली के एकदम नजदीक, आगरा के एकदम नजदीक और हमसे कोई टैक्स मांग रहा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को कहा कि यार भरतपुर वाला मैटर देख। तो सवाई जय सिंह भरतपुर आता है। उसने भरतपुर आगे देखा कि यहाँ पे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम था मोहक्कम सिंह। क्या नाम था? जो कि राजा बना हुआ बैठा है। एक छोटा भाई है वो राजा बनना चाहता है, उसका नाम है बदन सिंह। क्या नाम है? सवाई जय सिंह देखा गया यार कौन बनना चाहता है? बदन सिंह। सवाई जय सिंह ने आगे बदन सिंह को कहा कि बदन सिंह मैं तेरी सहायता करके तेरे को क्या बना सकता हूँ? भरतपुर का राजा। लेकिन बाद में तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। बता, यार मुगलों को थोड़ा तंग वंग करना बंद कर दो, तुम तुम्हारी रियासत अलग, टैक्स देना बंद करो, पर मुगलों से टैक्स मत लिया करो। बदन सिंह ने कहा तुम मेरे को बना दे, देख लेंगे अपने। तो सवाई जय सिंह ने इसको डीग की जागीर दी। तब भरतपुर नहीं होता था, तब क्या हुआ करता था? डीग। तो कौन सी जागीर दी? डीग की जागीर दी। अपने इस इलाके को क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, इसलिए इसको उपाधि दी गई ब्रिजराज। कौन सी उपाधि दी गई? तो सवाई जय सिंह ने इसको कौन सी जागीर दी, कौन सी उपाधि दी? किसको, किसके खिलाफ, किसने भेजा था? अब सवाई जय सिंह ने जब ये मैटर सुलझा दिया, वापस गया मोहम्मद शाह रंगीला को जाकर भाई मैटर सुलझा दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को कहा अरे यार तू तो राजा बनाने वाला राजा है, इसलिए आज के बाद तेरी उपाधि क्या होती है? क्या उपाधि होती है? तो बाद में सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या उपाधि दी? कौन सा विद्रोह शांत करने की वजह से? भरतपुर में कौन कौन लड़ रहे थे? मोहकम सिंह, और इसने किसका साथ दिया था? बदन सिंह। उसे कौन सी जागीर दी थी, कौन सी उपाधि दी थी? और सवाई जय सिंह बदन सिंह बाद में इतने अच्छे दोस्त थे कि बदन सिंह जयपुर आके रहते थे, तो जयपुर में बाकायदा कॉलोनी, उसका नाम है बदनपुरा।
बदन सिंह के नाम पे कॉलोनी का नाम ही क्या कर दिया था भाई, यहाँ मेरा दोस्त बदन सिंह रुकता है इसलिए इस जगह का नाम ही क्या है, बदनपुरा, लिख लो। भरतपुर में मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया था। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह इन भरतपुर। भरतपुर में मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया था। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह इन भरतपुर। भरतपुर में मोहकम सिंह के खिलाफ बदन सिंह का साथ दिया था। ही सपोर्टेड बदन सिंह अगेंस्ट मोहकम सिंह इन भरतपुर। लाइन चेंज करके लिखो। इसने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी थी। He gave डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज टू बदन सिंह। इसने बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी थी। He gave डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज टू बदन सिंह। बदन सिंह को डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि दी थी। He gave डीग जागीर एंड टाइटल ऑफ ब्रिजराज टू बदन सिंह। लाइन चेंज करके लिखना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला गेव हिम टाइटल ऑफ राज राजेश्वर। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला गेव हिम टाइटल ऑफ राज राजेश्वर। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे कौन सी उपाधि दी थी, राज राजेश्वर। कौन सा विद्रोह शांत करने के कारण, भरतपुर। क्या उपाधि मिली, राज राजेश्वर। किसको, सवाई जैसे। किसने दी, अच्छा बताओ, हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से भाग लेने के लिए कौन गया था, जोधपुर से अभय सिंह। मारवाड़ का कौन था, अभय सिंह। क्या कर रहे हो ऐसे। बीकानेर से कौन गया था, जोरावर सिंह। कौन गया था, आपको सर पूरे नोट्स छोड़ो, हमें तो ये थोड़े से याद नहीं है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किन दोनों के बीच में बताओ देखे, अभय सिंह और, अभय सिंह कहां का राजा है, जोरावर सिंह कहां का राजा है अजमेर में एक जगह पड़ती है गंगवाना। कौन सी जगह, लिखो गंगवाना का युद्ध, बैटल ऑफ गंगवाना। किस किस के बीच में हुआ, देखो मैंने बताया था कि हुरडा सम्मेलन में अभय सिंह और सवाई जय सिंह आपस में लड़ पड़े थे कि अध्यक्ष कौन बनेगा। इसका मतलब इस युद्ध में अभय सिंह या जोरावर सिंह में से सवाई जय सिंह किसका साथ देगा, तो उसने जोरावर सिंह का साथ दिया और अभय सिंह को हराया। देख लो, इस युद्ध में इन दिस बैटल, इस युद्ध में इन दिस बैटल सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह की सहायता की। सवाई जय सिंह हेल्प जोरावर सिंह। सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह की सहायता की। सवाई जय सिंह हेल्प जोरावर सिंह। तथा अभय सिंह को हराया एंड डिफीटेड अभय सिंह। तथा अभय सिंह को हराया एंड डिफीटेड अभय सिंह। किसकी सहायता की, जोरावर सिंह की। किसको हराया, अभय सिंह को। कौन से युद्ध में, मैंने बताया था कि उत्तर भारत में दो जगह ऐसी थी जहां पर जो भी दिल्ली में राज करता, कब्जा करने की कोशिश करता, गुजरात और मालवा। कौन कौन सी, जब मुगलों के दिन ढलने लगे तो मुगलों की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मराठे। कौन कर रहे हैं, इसलिए मराठे कब्जा करना चाहते हैं मालवा पे। कहां कब्जा करना चाहते हैं, मुगलों के हाथ से मालवा निकल रहा है, मराठे लगातार अटैक कर रहे हैं। मुगलों को लगा मालवा अपने पास बचेगा नहीं। मुगलों ने सवाई जय सिंह को कहा कि हम तेरे को मालवा सौंपते हैं, प्लीज हमारी तरफ से मालवा बचा ले। तो मुगलों ने मालवा का गवर्नर किसको बनाया, 3 बार। कितनी बार, ये सवाल पूछा हुआ कि सवाई जय सिंह को कितनी बार मुगल गवर्नर बनाया गया था, कितनी बार, 3 बार। कहां का, देखो
इसे 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। इसे किसे? He was appointed as Mughal governor of Malwa 3 times. इसे 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। He was appointed as Mughal governor of Malwa 3 times. इसे 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। तो मालवा में अभी यदि मराठों की लड़ाई होगी तो कौन से मुगल सेनापति से होगी? सवाई जय सिंह। लिखो, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। 3 युद्ध पढ़ेंगे हम। बैटल ऑफ पील सूद, मालवा में जगह है सारी। बैटल ऑफ मंदसौर, बैटल ऑफ रामपुरा, कौन कौन से 3 है बताओ देखे? पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। दोबारा बोलो तो क्या क्या नाम है? पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा। आप थोड़ा सन पे ध्यान दीजिए। पील सूद का युद्ध कब हुआ? 1700। मालवा में पील सूद नाम की जगह सवाई जयसिंह और मराठे लड़े। सवाई जयसिंह जीत गए। इसमें कौन जीत गया? लिखो, सवाई जयसिंह जीता। सवाई जयसिंह वन। अब भाई अगले कई साल तक तो मराठों की हिम्मत ही नहीं पड़ी वापस मालवा की तरफ आने की। आगे मराठे 15-20 साल बाद वापस आए। इस बार लड़ाई कौन सी भी? मंदसौर। कब हुआ मंदसौर का युद्ध? 1700। इस बार मराठे जीते। लिखो, मराठे जीते। मराठाज वन। जब इस लड़ाई में मराठे जीते तो सवाई जयसिंह को समझ में आया कि अब अपनी शक्ति इतनी नहीं है, मराठे शक्तिशाली हो गए और मराठों के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। इन्हीं दिनों मराठों ने मेवाड़ वालों से चौथ ले लिया था। संग्राम सिंह के टाइम जैसे मालवा पे इन्होंने कब्जा किया तो क्या ले लिया? चौथ। तो सवाई जयसिंह ने मेवाड़ वालों को जाकर अकेले अकेले लड़ेंगे तो पार पड़ेगी नहीं, इसलिए अपने मिलके इनके खिलाफ सम्मेलन बुलाना चाहिए। 1733 में सवाई जयसिंह हारता है और 34 में क्या बुलाते हैं? ओरडा सम्मेलन में कहा गया वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कहाँ लड़ाई करेंगे? मैंने कहा था सवाई जयसिंह अकेला गया था और मराठों ने कूट पीट के वापस निकाल दिया। तो बताया था अगला युद्ध कौन सा है? देख लो, मराठे जीते। मराठाज वॉन। अब मराठे ये भी जीत गए। अब मराठों ने मालवा पे कब्जा किया। अब मराठों ने मुगलों को कहा टैक्स दो। अब वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके टैक्स लाते। मुगलों का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? उसने सवाई जयसिंह वापस कहा प्लीज देख यार भाई, सवाई जयसिंह का लड़ने का कोई मतलब नहीं है, मराठों से नहीं जीत पाएंगे। तो उसने कहा यार समझौता करवा दे। क्या समझौता करवाए? कि इनको कदे टैक्स तो मैं दे दूंगा पर मांगने के लिए दिल्ली नहीं आए। बेइज्जती होती है यार, घर में थप्पड़ मार के कोई लेता है? ये जहां मंगाएंगे वहां पर मैं भेज दूंगा। उन दिनों मराठों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको बोलते पेशवा। क्या बोलते? और उन दिनों जो मराठों का पेशवा था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव मस्तानी देखते हो आप? तो उसमें जो बाजीराव का बेटा होता है जो लास्ट में मस्तानी को गिरफ्तार कर लेता है उसका नाम है बालाजी बाजीराव। प्रियंका चोपड़ा का जो बड़ा बेटा दिखाया गया उसका नाम क्या है? तो 1741 में सवाई जयसिंह इस पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ एक समझौता करता है, धौलपुर समझौता। कौन सा करता है? कौन से मुगल बादशाह की तरफ से? मोहम्मद शाह रंगीला। और इन मराठों को कहता है कि हम तुम्हें टैक्स तो दे देंगे लेकिन दिल्ली आके मत लो, तुम जहां कहोगे वहां हम भेज देंगे। कौन सा समझौता हुआ? धौलपुर। धौलपुर समझौता कब हुआ? देखो 1741 ईस्वी में, इन 1741 एडी। 1741 ईस्वी में 1741 एडी मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। He concluded धौलपुर एग्रीमेंट विद मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। He concluded धौलपुर एग्रीमेंट विद मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। कौन सा समझौता किया था? धौलपुर। किसकी तरफ से? लिख लो, इस समझौते में, इन दिस एग्रीमेंट, इस समझौते में, इन दिस एग्रीमेंट, यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। He was representative of Mughal Emperor मोहम्मद शाह रंगीला।
यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। He was representative of Mughal Emperor मोहम्मद शाह रंगीला। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? कल पढ़ेंगे बाकी।